नई दिल्ली 20 फरवरी 2026। केरल की मूसलाधार बारिश बेरहमी से बरस रही थी, जिससे दुनिया एक भूरे कोहरे में बदल गई थी। कोच्चि के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त बस स्टॉप पर 17 वर्षीय मीरा खड़ी थी। उसने अपनी पतली जैकेट को अपने शरीर से और उससे भी ज्यादा जरूरी अपनी बाहों में लिपटी छोटी सी पोटली अपनी 2 महीने की बेटी प्रिया से सटा रखा था। तापमान बारिश के तूफान के बीच तेजी से गिर रहा था। आखिरी रात की बस कभी नहीं आई और मीरा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। शश, प्रिया, मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है। मैं कोशिश कर रही हूं मेरी बच्ची, मैं कोशिश कर रही हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। 3 घंटे पहले वह अपने माता पिता के घर के बरामदे पर खड़ी थी और देख रही थी कि उसके पिता ने उसका छोटा सा बैग भीगे हुए आंगन में फेंक दिया। इस घर में कोई भी लड़की हमारे परिवार के लिए इस तरह की शर्मिंदगी नहीं लाएगी। उसके पिता की आवाज रात की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। उसकी मां उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटी या अपनी पोती की रक्षा के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। मीरा ने अपनी गर्भावस्था को महीनों तक छुपाया था। एक धर्मनिष्ठ हिंदू समुदाय में परिवार की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा उनके लिए सब कुछ थी। स्पष्ट रूप से उनकी इकलौती बेटी और नवजात पोती से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब सच्चाई सामने आई तो उसके माता पिता ने उसे एक अंतिम चेतावनी दी। बच्ची को गोद देने के लिए छोड़ दो या चली जाओ। उसने अपनी बेटी को चुना। लेकिन अब जब बारिश तेज हो रही थी और रात गहरी हो रही थी तो यह चुनाव बहुत भारी लग रहा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त दिया उसे आश्रय नहीं दे सकती थी। प्रिया के पिता जेक्टिस करते हैं आज की आज अस्सू अन जेक्टिस करते हैं अपनी कापी कर ब्लॉक जेक्टिस करते हैं कि आज अस्सू नेटलक देश कर हार बाद ब्लॉक अपने कापी जक्टिस कर हार ब्लॉक अपने काम कर ब्लॉक अपने कापी रमी जेक्टिस करते हैं जक्टिस कर हार ब्लॉक अपने काप के बाद ब्लॉक कर दिया। वह स्पष्ट रूप से एक विकल्प नहीं था। मीरा चलने लगी। उसकी चप्पलें जो तूफानी मौसम के लिए अनुपयुक्त थीं, पोखरों में डूब गईं। हर कदम एक प्रार्थना की तरह था, एक हताश विनती की कोई भी केरल के तूफान के 2 और जीवन लेने से पहले उनकी मदद करे। प्रिया का रोना अब एक धीमी सिसकी में बदल गया था, जो मीरा को चीख से ज्यादा डरा रहा था। सो मत मेरी बच्ची, कृपया सो मत। दूर के तारों की तरह हेडलाइट्स दिखाई दी। जैसे जैसे कार पास आई वे और चमकीली होती गईं। एक पुरानी नीली पिकअप ट्रक उसके बगल में धीमी हो गई। उसका इंजन घरघरा रहा था। ड्राइवर की खिड़की एक यांत्रिक चीख के साथ नीचे लुढ़क गई, जिसमें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसके भूरे बाल एक बंधी हुई टोपी से बाहर झांक रहे थे और उसके हाथों में बेमेल दस्ताने थे। लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, उस औरत ने चिल्लाकर कहा। उसका विशिष्ट मलयाली लहजा बारिश की बौछार को भेद गया। मीरा हिचकिचाई, प्रिया को अपनी छाती से और कसकर चिपका लिया। ट्रक पुराना लग रहा था। उसका नीला पेंट कुछ जगहों पर उखड़ रहा था। तिरपाल के नीचे अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था और पहिए के पीछे की औरत। मैं काटती नहीं हूं बच्ची, उस औरत ने चिल्लाया। लेकिन यह एक बड़ा तूफान है। तापमान हर घंटे गिर रहा है। जैसे कि उसके शब्दों की पुष्टि करते हुए प्रिया ने एक और कमजोर रोना निकाला। मैं रत्ना हूं, उस औरत ने कहा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी आवाज नरम हो गई। इस मौसम में वह बच्चा 1 और घंटा नहीं बचेगा। रत्ना सही थी और मीरा यह जानती थी। कांपते पैरों से वह बारिश में चलकर यात्री दरवाजे तक गई। जब उसने दरवाजा खोला तो हीटर से गर्म हवा का एक झोंका और ट्रक के अजीब इंटीरियर का एक दृश्य उसका स्वागत किया। डैशबोर्ड छोटी मूर्तियों, नक्काशीदार जानवरों, कांच की आंखों वाली पुरानी गुड़िया और तारों से लटकते क्रिस्टल से भरा था। पिछली सीट पर किताबें और कागजात पड़े थे और मीरा ने अविश्वास में आंखें झपकाईं। एक भरवां उल्लू एक कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर बैठा था। रत्ना ने एक भौं उठाई। अंदर आ रही हो या नहीं, मैं पूरे केरल को गर्म नहीं कर सकती। मीरा अंदर चढ़ गई, प्रिया को अपनी गोद में बिठा लिया। ट्रक में शीशम की लकड़ी, तंबाकू और कुछ मिट्टी की गंध आ रही थी, जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। कहां जा रही हो? रत्ना ने इंजन चालू करते हुए पूछा। मीरा की आवाज टूट गई। मुझे नहीं पता। रत्ना ने उसे एक लंबी नजर से देखा। उसकी पैनी हल्की नीली आंखें लगभग चांदी जैसी, बादल वाले आकाश की तरह
तार फ्रेम वाले चश्मे के पीछे चमक रही थीं, तो कोई घर नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया, आंसू फिर से उसकी आंखों में भर आए। अब नहीं। रत्ना ने सिर हिलाया, जैसे खुद से कुछ पुष्टि कर रही हो, फिर अपना ध्यान वापस सड़क पर केंद्रित कर लिया। वाइपर मूसलाधार बारिश से जूझ रहे थे। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मेरा एक घर है। यह कोई खास नहीं है, लेकिन यह गर्म है। तुम वहां तूफान के थमने का इंतजार कर सकती हो। मीरा को डरना चाहिए था। अजनबियों के बारे में सभी चेतावनियां उसके दिमाग में चीख रही थीं, लेकिन जब प्रिया की छोटी उंगलियों ने गर्मी के लिए उसके अंगूठे को पकड़ लिया, तो उसके पास क्या विकल्प था? धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। रत्ना ने नाक सिकोड़ी। अभी धन्यवाद मत दो। तुमने अभी तक देखा नहीं है कि मैं कहां रहती हूं। यात्रा ज्यादातर खामोशी में बीती, सिवाय रत्ना के खुद से या ट्रक से बड़बड़ाने के। जब वाहन ने कोई संदिग्ध आवाज की, हेडलाइट्स ने तूफान को भेद दिया, जिससे दुनिया भूरे सफेद धारियों में बदल गई। वे मुख्य सड़क से एक मुश्किल से दिखाई देने वाले रास्ते पर मुड़ गए, जो घने जंगल से होकर जाता था। तुम हमें चोट नहीं पहुंचाओगी, है ना? मीरा ने अंततः अपने डर को आवाज देते हुए पूछा। रत्ना जोर से हंसी। हे भगवान, अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती तो मैं तुम्हें उस बस स्टॉप पर छोड़ देती। प्रकृति मेरे लिए सब कुछ कर देती। उसने प्रिया पर एक नजर डाली। वैसे भी मैं बच्चों को चोट नहीं पहुंचाती, कभी नहीं पहुंचाई और न ही कभी पहुंचाऊंगी। उसके शब्दों में कुछ था, एक तरह का वजन, एक कहानी जिसने मीरा को उस पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। पेड़ों के बीच अचानक घर दिखाई दिया। उसकी खिड़कियां गर्म रोशनी से चमक रही थीं। बाहर से यह छोटा, साधा लेकिन मजबूत लग रहा था। एक लकड़ी का स्टिल्ट हाउस जिसमें एक खड़ी छत थी ताकि बारिश का पानी जमा न हो। एक पत्थर की चिमनी से धुआं निकल रहा था। घर में स्वागत है, रत्ना ने ट्रक पार्क करते हुए घोषणा की। कार से घर तक की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य था। पानी घुटनों तक पहुंच गया। रत्ना ने रास्ता दिखाया और मीरा प्रिया के साथ पीछे पीछे चली। जब वे अंततः बरामदे पर पहुंचे तो मीरा थक चुकी थी और फिर से ठंड से कांप रही थी। रत्ना ने दरवाजा खोला और मीरा एक ऐसी दुनिया में चली गई जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। घर का इंटीरियर बाहर से दिखने की तुलना में कहीं ज्यादा विशाल था, लेकिन यह वह नहीं था जिसने मीरा को जमा दिया। हर सतह, दीवार का हर सेंटीमीटर वस्तुओं से भरा था। चट्टानों और सीपों का संग्रह, कई भाषाओं में किताबों से भरी अलमारियां, सूखे पौधे, छत के बीम से लटकती अजीब कलाकृतियां जो आदिम और वैज्ञानिक दोनों लग रही थीं। एक बड़ी काम की मेज कागजों, आवर्धक लेंसों और जो हड्डियों के टुकड़े लग रहे थे से भरी हुई थी। यह एक अराजकता थी, लेकिन एक व्यवस्थित अराजकता, जैसे कि पूरा स्थान एक शानदार फिर भी बिखरे हुए दिमाग का भौतिक अवतार था। अपना मुंह बंद करो बच्ची, नहीं तो तुम मक्खी निगल जाओगी, रत्ना ने अपना रेनकोट दरवाजे पर एक हुक पर लटकाते हुए कहा। लिविंग रूम के केंद्र में एक बड़ा लकड़ी का स्टोव था जो एक सुखद गर्मी बिखेर रहा था। रत्ना तुरंत आग को तेज करने लगी। बैठो, उसने स्टोव के पास एक घिसी पिटी लेकिन आरामदायक दिखने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। मीरा कृतज्ञता पूर्वक उसमें धंस गई। प्रिया को उसके कंबल से बाहर निकाला। बच्ची के गाल ठंड से लाल हो गए थे, उसकी नाक बह रही थी। बिना पूछे रत्ना रसोई में गायब हो गई और कुछ मिनट बाद गर्म फॉर्मूला दूध की एक बोतल के साथ लौटी। कैसे? मीरा ने बोतल को घूरते हुए शुरू किया। मुझे लगा कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। रत्ना ने कंधे उचकाए। बहुत समय हो गया है, लेकिन कुछ चीजें तुम भूलती नहीं हो। सक्तर हर ऊट कनपाल के पाती की जरूरत पड़ सकती है। जब मीरा प्रिया को दूध पिला रही थी तो उसकी मां की वृत्ति उसकी थकावट से लड़ रही थी। रत्ना फिर से गायब हो गई। इस बार वह एक बॉक्स जैसी चीज के साथ लौटी, एक असली लकड़ी का बक्सा जिसे उसने मुलायम कंबलों से ढक दिया था। एक अस्थाई पालना, उसने स्टोव के पास रखते हुए समझाया। बच्चे ज्यादा अच्छी तरह सोते हैं जब उनके आसपास कुछ ठोस होता है, वे सुरक्षित महसूस करते हैं। मीरा ने उसे घूर कर देखा। आप बच्चों के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? रत्ना का भाव एक पल में बदल गया। मैंने बच्चों की बहुत सारी शुरुआत और अंत देखे हैं, इससे पहले कि मीरा पूछ पाती कि इसका क्या मतलब है। रत्ना फिर से चीजें इकट्ठा करने लगी। वह एक तौलिया, घिसे पिटे लेकिन साफ कपड़े और साबुन की एक टिकिया के साथ लौटी। बाथरूम वहां है। उसने एक दरवाजे की ओर सिर हिलाया। अगर तुम जल्दी करती हो तो गर्म पानी है। जनरेटर तूफान की वजह से पूरी क्षमता पर काम कर रहा है।
तभी मीरा को एहसास हुआ कि वह कैसी दिख रही होगी और कैसी महक रही होगी। उसने सुबह से ठीक से स्नान नहीं किया था जब उसने घर छोड़ा था। मैं बच्ची का ध्यान रख सकती हूँ, रत्ना ने उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए प्रस्ताव रखा। बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं बच्चे को पकड़ना नहीं भूली हूं। प्रिया को इस अजीब औरत को सौंपना बेतुका लग रहा था। फिर भी रत्ना के बारे में कुछ था जिसने विश्वास को प्रेरित किया। उसके आंदोलनों में एक क्षमता, उसकी नजर में एक सीधापन जो बताता था कि उसने जीवन देखा था और उसकी कठिनाइयों से निपटना जानती थी। उसका नाम प्रिया है, मीरा ने सावधानी से अब शांत बच्चे को रत्ना की बाहों में सौंपते हुए कहा। प्रिया, रत्ना ने धीरे से दोहराया। मीरा की खाली की हुई कुर्सी पर बैठ गई। नमस्ते मेरी छोटी प्रिया। स्नान दिव्य लगा। गर्म पानी ने न केवल शारीरिक गंदगी को धोया बल्कि दिन के कुछ भावनात्मक बोझ को भी धोया। जब मीरा उधार के कपड़ों में बाहर आई, जो बहुत बड़े लेकिन बहुत नरम थे, तो उसने देखा कि रत्ना शांति से प्रिया के लिए पहाड़ों और नदियों के बारे में एक पुराना लोक गीत गा रही है जो मीरा ने पहले कभी नहीं सुना था। खाना मेज पर है, रत्ना ने बिना ऊपर देखे कहा। कुछ खास नहीं, दाल और चावल। मीरा को एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी भूखी थी जब तक उसने खाना शुरू नहीं किया। पौष्टिक सूप उसने अब तक जो कुछ भी चखा था उससे बेहतर स्वाद दे रहा था। जब वह खा रही थी, मीरा ने घर के चारों ओर और अधिक ध्यान से देखा। एक दीवार पूरी तरह से तस्वीरों से ढकी हुई थी, ज्यादातर रत्ना की विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर, हमेशा अकेली, अक्सर वैज्ञानिक उपकरणों के साथ। तस्वीरों में वह छोटी लग रही थी, लेकिन उतनी ही केंद्रित, उतनी ही उपस्थित। एक और चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटा दरवाजा बाथरूम के दरवाजे, या जो शायद रत्ना का बेडरूम था, से अलग था। यह नीले रंग में रंगा हुआ था और उस पर हाथ से लिखा एक चिन्ह था, चमेली का कमरा, प्रवेश वर्जित। चमेली कौन है? मीरा ने खुद को रोक न पाते हुए पूछा। रत्ना का हाथ एक पल के लिए रुक गया जब वह प्रिया के अस्थायी बिस्तर में कंबल ठीक कर रही थी। यह तुम्हारा काम नहीं है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज अचानक सपाट हो गई। तुम आज रात वहां सोओगी? उसने एक कोने में सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं उस दरवाजे के पीछे हूं। मैं हल्की नींद सोती हूं, इसीलिए अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। विषय का अचानक बदलना स्पष्ट था। चमेली पर चर्चा नहीं की जानी थी। जब रत्ना सोने की तैयारी कर रही थी, घर के चारों ओर एक लंबे समय से स्थापित आदत की दक्षता के साथ घूम रही थी, तो वह मीरा के अस्थायी बिस्तर पर रुक गई। बस जब तक तूफान खत्म नहीं हो जाता, उसने कहा। हालांकि उसकी नजर में कुछ समझदारी थी जो यह बताती थी कि यह ज्यादा समय तक चलेगा। मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि इस तरह का मौसम 3 दिनों तक चलेगा, शायद और भी। धन्यवाद, मीरा ने फिर से ईमानदारी से कहा। इस पूरी स्थिति की विचित्रता के बावजूद आभारी। मुझे नहीं पता कि अगर आप नहीं रुकती तो हम क्या करते। रत्ना का भाव थोड़ा नरम हुआ। सो जाओ बच्ची, कल एक नया दिन होगा। बाद में जब मीरा एक अपरिचित बिस्तर पर लेटी हुई थी, प्रिया की शांत सांसों और बाहर बारिश की बौछार को सुन रही थी, तो उसने सोचा कि भाग्य के किस मोड़ ने उन्हें यहां पहुंचाया है। दिन उसके दुनिया के टूटने के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब वे सुरक्षित, गर्म थे और ऐसा लगता था कि उन्होंने एकमात्र ऐसे व्यक्ति को पाया था जो एक युवा मां को एक बच्चे के साथ तूफान के बीच बिना किसी सवाल के आश्रय देने के लिए काफी अजीब था। सोने से ठीक पहले मीरा की नजर फिर से उस नीले दरवाजे पर पड़ी जिस पर चेतावनी का चिन्ह था। यह चमेली कौन थी? और रत्ना, एक औरत जो स्पष्ट रूप से बच्चों को संभालना जानती थी, को केरल के भीतरी इलाकों में अकेले रहने, वैज्ञानिक नमूनों और यादों से घिरे रहने के लिए क्या प्रेरित किया? दिन हफ्तों में बदल गए जब तूफान ने उन्हें घर के अंदर फंसाए रखा। जो जरूरत के हिसाब से एक अस्थायी आश्रय लग रहा था, वह कुछ और बड़ा हो गया। मीरा ने सीखा कि रत्ना के लिए जीवित रहने का मतलब संरचना और जिम्मेदारी थी। मैं कोई होटल नहीं चलाती, रत्ना ने दूसरी सुबह घोषणा की, मीरा को एक झाड़ू देते हुए। यहां हर कोई काम करता है। अपनी रूखेपन के बावजूद रत्ना एक बहुत ही धैर्यवान शिक्षिका निकली। उसने मीरा को दिखाया कि स्टोव में आग कैसे बनाए रखें, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के बीच अंतर समझाया। शीशम की लकड़ी गर्म और जल्दी जलती है, शुरू करने के लिए अच्छी है। सागौन की लकड़ी ज्यादा देर तक चलती है, एक समान गर्मी देती है। हमेशा एक संयोजन की जरूरत होती है। जब मीरा प्रिया की देखभाल नहीं कर रही होती थी, तो वह घर के कामों में मदद करती थी,
उसने पाया कि अजीब संग्रह का एक उद्देश्य था। चट्टानें भूवैज्ञानिक नमूने थीं। सूखे पौधों का उपयोग दवा और अनुसंधान के लिए किया जाता था और हड्डियां केरल के उन जानवरों की थीं जिनका रत्ना वर्षों से अध्ययन कर रही थी। आप एक वैज्ञानिक हैं? मीरा ने तीसरे दिन पूछा, जब वे रत्ना के तहखाने से सब्जियां जमा कर रही थीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किससे पूछती हो। रत्ना ने गाजर को कुशलता से काटते हुए जवाब दिया। भारतीय विज्ञान संस्थान में एक उष्णकटिबंधीय वन जीव विज्ञान की प्रोफेसर 20 साल पहले अपना खुद का शोध करने के लिए जल्दी छोड़ दिया। किस तरह का शोध? उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु का प्रभाव, पौधों के चक्र में परिवर्तन, जानवरों का प्रवास। रत्ना ने अपनी काम की मेज की ओर इशारा किया। मैं 3 दशकों से इसका दस्तावेजीकरण कर रही हूं। जो परिवर्तन सदियों लगते थे वे अब दशकों में हो रहे हैं। तब कोई सुनना नहीं चाहता था और अब वे सुनते हैं, लेकिन अब लगभग बहुत देर हो चुकी है। उसने मीरा को एक और गाजर दी। इसे और पतला करो, इस तरह यह बेहतर सूखेगा। चौथे दिन सैटेलाइट फोन बजा। घर की खामोशी में एक कानफोड़ू आवाज। रत्ना ने छोटे शब्दों में जवाब दिया, हाँ, नहीं, और अंत में, हम ठीक हैं श्री मेनन, अभी ड्राइव करने का जोखिम न उठाएं। श्री मेनन कभी कभी सामान लाते हैं, उसने बातचीत के बाद समझाया। एक अच्छा आदमी, उन कुछ में से एक जिसे मैं 1 घंटे से ज्यादा सहन कर सकती हूं। मीरा ने अपनी दोस्त दिया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन रुक रुक कर आ रहा था। उसे पता चला कि उसके माता पिता सभी को बता रहे थे कि वह एक विशेष स्कूल में गई है जो उन्हें अपने जीवन से हटाने के लिए उनका व्यंजनापूर्ण तरीका था। 5वीं रात प्रिया का शरीर का तापमान बढ़ गया। मीरा घबरा गई, लेकिन रत्ना शांत रही। बच्चों को बुखार होता है, इसी तरह उनका शरीर लड़ता है। यह गंभीर नहीं है, शायद बस नए वातावरण में समायोजित हो रहा है। उसने प्रिया के लिए एक गर्म स्नान तैयार किया जिसमें कुछ सुगंधित चीजें मिलाईं। यह सांस लेने के रास्तों को खोलने में मदद करता है। सुबह तक तापमान कम हो गया था। जब मीरा ने अपनी हैरानी व्यक्त की तो रत्ना ने केवल कंधे उचकाए। प्राकृतिक उपचार काम करते हैं अगर आप जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है। आधुनिक चिकित्सा का अपना स्थान है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं से पहले मनुष्य हजारों साल तक जीवित रहे। समय के साथ मीरा ने रत्ना की और भी अजीब आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह पौधों को पानी देते समय उनसे बात करती थी, प्रत्येक को उनके वैज्ञानिक नाम से संबोधित करती थी और कभी कभी पूरी बातचीत करती थी। वह उन जानवरों को नाम देती थी जो कभी कभी खिड़की पर दिखाई देते थे। उसने एक नेवले को अर्जुन और एक हॉर्नबिल को स्टेन नाम दिया। कभी कभी उसके शब्द पहेलियों की तरह लगते थे। जब मीरा ने उल्लेख किया कि वह परिस्थितियों से फंसी हुई महसूस करती है तो रत्ना ने जवाब दिया, स्वतंत्रता दीवारों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उन पर चढ़ने की ताकत है। और फिर वह अपनी कई डायरियों में से एक में अपने नोट्स पर वापस चली गई। अगर वह दिन में कुछ गहरा नहीं कह रही होती तो रात में मीरा कभी कभी रत्ना को घर के चारों ओर घूमते हुए, धीरे धीरे खुद से बात करते हुए, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे केवल वह देख सकती थी, सुनती थी। एक दिन उसने रत्ना को सुबह 3 बजे खिड़की पर बैठे हुए पाया, जो तारों से भरे रात के आकाश को देख रही थी और जुगनू अंधेरे को अपनी हरी और बैंगनी रोशनी से सजा रहे थे। प्रकाश उदात्त रूप से बोलता है, रत्ना ने बिना मुड़े कहा। यह ब्रह्मांड के बारे में कहानियां बताता है, हम बस सुनना भूल गए हैं। इन विचित्रताओं के बावजूद, या शायद उनके कारण, मीरा रत्ना की उपस्थिति में अधिक सहज महसूस करने लगी। वह औरत निश्चित रूप से असामान्य थी, लेकिन वह चतुर, कुशल और अपने कांटेदार तरीके से दयालु भी थी। प्रिया उनकी संयुक्त देखभाल में फल फूल रही थी। अपने अस्तित्व को छिपाने की जरूरत और घर के दबाव से जुड़े तनाव से दूर, मीरा एक अधिक तनाव मुक्त मां बन गई। प्रिया का वजन बढ़ गया, वह अधिक सक्रिय हो गई और यहां तक कि, जैसा कि रत्ना ने इसे परिभाषित किया, सामाजिक रूप से मुस्कुराना शुरू कर दिया। यह गैस नहीं है, रत्ना ने जोर देकर कहा। जब मीरा ने सुझाव दिया कि यह प्रिया की मुस्कान का कारण हो सकता है, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया दे रही है, अपने व्यक्ति को पहचान रही है। 10वें दिन तूफान आखिरकार थम गया। सूरज की किरणें खिड़कियों से भर गईं, धूल के कणों को रोशन कर रही थीं और घर को गर्म रोशनी से भर रही थीं। बाहर पानी कम होने लगा था और जंगल चमक रहा था।
श्री मेनन कल तक पहुंच पाएंगे। रत्ना ने मौसम रेडियो पर कुछ जांचते हुए घोषणा की। वह सामान और खबरें लाएगा। एक अनकहा सवाल हवा में लटका हुआ था। अब मीरा का क्या होगा? तूफान खत्म हो गया था, तत्काल खतरा टल गया था, लेकिन उसके पास अभी भी जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात जब प्रिया रत्ना द्वारा एक छोटे लकड़ी के किनारे जोड़कर सुधारे गए बक्से के बिस्तर में सो रही थी, मीरा ने उन डायरियों के बारे में पूछने की हिम्मत की जिन पर उसने ध्यान दिया था। वे किताबें एक पूरी शेल्फ भर रही थीं। चमड़े की जिल्द वाली किताबें जिनमें कई दशकों की तारीखें थीं। ये आपके शोध नोट्स हैं? रत्ना, जो रंगीन धागे से कुछ बुन रही थी, ने सिर हिलाया। कुछ अवलोकन, विचार, डेटा। मैंने 1983 से इस जमीन पर हर मौसम के पैटर्न, पौधों के विकास चक्र और जानवरों के दिखने का दस्तावेजीकरण किया है। क्या मैं देख सकती हूं? क्या मैं उनमें से एक देख सकती हूं? सुइयां जम गईं। फिर एक धीमी सी सिर हिलाकर उसने कहा, हरे वाले विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक हैं, भूरे वाले व्यक्तिगत हैं। हरे वाले पर ही रहना। मीरा ने जो डायरी चुनी वह रत्ना की साफ सुथरी लिखावट, पौधों के विस्तृत रेखा चित्रों, तापमान और वर्षा के ग्राफों से भरी हुई थी। अवलोकन इतने सूक्ष्म थे कि वे लगभग कविता जैसे लगते थे। यह अविश्वसनीय है, मीरा ने ईमानदारी से कहा। आपको इसे प्रकाशित करना चाहिए। रत्ना ने नाक सिकोड़ी। मैं वर्षों से ऐसा कर रही थी। अकादमिक पत्रिकाएं, शोध पत्र। फिर वह रुक गई। क्यों? समितियों, समीक्षाओं और विश्वविद्यालय की साजिशों से थक गई थी। विज्ञान का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि किसका नाम लेख पर है या किसे धन मिलता है। इसका मतलब सच्चाई के बारे में होना चाहिए। वह अपनी बुनाई पर वापस चली गई। सुइयां लयबद्ध रूप से खटक रही थीं। मैं जो बाती परेश का खड़ी है, यहां किसी को रिपोर्ट नहीं करती। शोध साफ है। मीरा ने कुछ और पन्ने पलटे। एक फूल के विस्तृत चित्र पर रुक गई। यह सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि वैज्ञानिक इस तरह से चित्र बना सकते हैं। पुराने दिनों में सभी वैज्ञानिक कलाकार भी थे। दा विंची, हम्बोल्ट, डार्विन। उन्होंने देखा और बनाया। आधुनिक विशेषज्ञता ने हमें यह भुला दिया है कि विज्ञान और कला एक ही दुनिया को देखने के अलग अलग तरीके हैं। जब मीरा ने डायरी को शेल्फ पर वापस रखा तो उसकी नजर फिर से उस नीले दरवाजे पर पड़ी। 10 दिनों से उसने घर के हर कोने की खोज की थी, सिवाय उसके जो उसके पीछे छिपा था। प्रवेश वर्जित का चिन्ह उसे दूर रखता था, लेकिन जिज्ञासा हर दिन बढ़ती गई। रत्ना जी, उसने सावधानी से शुरू किया, मुझे पता है कि यह मेरा काम नहीं है, लेकिन वह कमरा, चमेली का कमरा। चमेली, क्या वह आपकी बेटी थी? घर में तापमान जैसे 10 डिग्री गिर गया। रत्ना के हाथ बुनाई के बीच में जम गए। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। तुम सही हो, उसने कहा, और उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत लग रही थी। यह तुम्हारा काम नहीं है। वह तेजी से खड़ी हो गई, अपनी बुनाई को नीचे रख दिया। मैं जल्दी सो रही हूं। सोने से पहले स्टोव बंद कर देना। रत्ना के कमरे का दरवाजा एक अंतिम रूप से बंद हो गया, जिससे मीरा अपने पछतावे के साथ अकेली रह गई। अगली सुबह माहौल तनावपूर्ण बना रहा। रत्ना विनम्र थी, लेकिन दूरी बनाए रखी। श्री मेनन के आगमन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। मीरा ने मदद करने, प्रिया को बहलाने और रास्ते से दूर रहने की कोशिश की। सुबह के मध्य तक उन्होंने एक इंजन की आवाज सुनी। खिड़की से मीरा ने एक मोटर बोट को सामान के साथ एक छोटी सी स्लाइड खींचते हुए देखा। इसे नियंत्रित करने वाला एक मोटा कपड़ों वाला आदमी था। श्री मेनन वैसे नहीं थे जैसा उसने कल्पना की थी। वह 50 के दशक का एक कोड पाकी तरह से लेकर करती है। स्थानीय आदिवासी था, जिसकी आंखों के चारों ओर हंसी की झुर्रियां थीं और एक शांत, विचारशील व्यवहार था जो रत्ना की तेजी को संतुलित करता हुआ प्रतीत होता था। तो तुम वह मेहमान हो जिसके बारे में रत्ना ने बताया था, उसने कहा। उसकी गहरी आवाज गर्म लग रही थी जब उसने अभिवादन के लिए अपने दस्ताने उतारे। मैं मेनन हूं। जब जंगल में तपस्वियों को सामान नहीं पहुंचा रहा होता तो शहर के स्कूल में पढ़ाता हूं। तुम किसे तपस्वी कह रही हो? रत्ना ने बड़बड़ाया, लेकिन बिना किसी वास्तविक गुस्से के। तुम कॉफी लाए हो, 1 किलो डार्क रोस्ट और कुछ जो तुम्हें पसंद आएगा। उसने अपने बैग से एक छोटा मुलायम सफेद टेडी बियर निकाला। बच्चे के लिए, मेरी पत्नी ने जोर दिया। प्रिया, जो रत्ना द्वारा बनाए गए एक घर के बने स्लिंग में बैठी थी, ने खिलौने को बहुत रुचि से देखा। आपकी पत्नी का स्वाद अच्छा है, मीरा ने ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा। धन्यवाद।
जब वे सामान उतार रहे थे, श्री मेनन और रत्ना एक परिचित अनुष्ठान में डूब गए। एक दूसरे के चारों ओर पुराने परिचितों की सहजता से घूम रहे थे, आधे अधूरे शब्दों और समझदारी भरी नजरों में संवाद कर रहे थे। बाद में गर्म केरल कॉफी के कप पर, जिसे रत्ना ने लगभग स्वीकार्य कहा, श्री मेनन ने शहर से खबरें साझा की। तूफान, जो वर्षों में सबसे मजबूत था, ने बिजली कटौती और क्षति पहुंचाई थी। स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद थे। सामुदायिक हॉल अभी भी उन लोगों के लिए एक आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था जिनके पास बिजली नहीं थी। उसने मीरा को ध्यान से देखते हुए उल्लेख किया, वहां उन लोगों के लिए संसाधन हैं जिन्हें अस्थायी मदद की जरूरत है। उसका इशारा पारदर्शी था। मीरा और प्रिया के पास जाने का विकल्प था अगर वे चाहती। इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, रत्ना ने अचानक हस्तक्षेप किया। यह लड़की और उसका बच्चा यहीं रहेंगे जब तक वे यह तय नहीं कर लेते कि आगे क्या करना है। उसे किसी आश्रय और दखल देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। श्री मेनन ने एक भौं उठाई। यह तुम्हारी ओर से बहुत उदारता है रत्ना, यह व्यावहारिक है, उसने जवाब दिया। मेरे पास जगह है, वह घर के कामों में मदद करती है, बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं है। मीरा राहत की लहर से भर गई, लेकिन यह लगभग तुरंत ही अनिश्चितता में बदल गई। रत्ना आश्रय की पेशकश कर रही थी, लेकिन क्या यह प्रिया के लिए सबसे अच्छा था? एक सनकी बूढ़ी औरत के साथ भीतरी इलाकों में रहना एक बच्चे के लिए सबसे स्थिर वातावरण नहीं था। फिर भी इन 10 दिनों में प्रिया फली फूली थी। मीरा ने बच्चों की देखभाल के बारे में रत्ना से सभी गुप्त माता पिता की किताबों की तुलना में अधिक व्यावहारिक बातें सीखी थीं, और रत्ना के कठोर बाहरी हिस्से के नीचे एक सच्ची दया छिपी थी। अगर आपको यकीन है कि हम बोझ नहीं हैं, मीरा ने सावधानी से शुरू किया, हम थोड़ी देर और रुकने के लिए बहुत आभारी होंगे, जब तक मैं एक उचित योजना नहीं बना लेती। रत्ना ने सिर हिलाया जैसे कि मामला सुलझ गया हो। श्री मेनन ने इस संवाद को ध्यान से देखा। जाने से पहले उसने मीरा को एक तरफ ले लिया जब रत्ना सामान व्यवस्थित कर रही थी। रत्ना शायद ही किसी को अपने जीवन में आने देती है, उसने धीरे से कहा, इसीलिए उसने तुम में और तुम्हारी बेटी में कुछ देखा है। वह थोड़ा मुस्कुराया। वह तुम्हारे प्रति अच्छी है, भले ही वह कठोर हो। उसके पास यह है, उसने अपनी परीक्षाएं सहन की हैं, जिसने उसे कांटेदार बना दिया है, लेकिन अपने तरीके से स्नेही। उसकी नजर उस रहस्यमयी नीले दरवाजे पर गई, फिर वापस मीरा पर। उसके साथ धैर्य रखना, वहां पुराने घाव हैं। श्री मेनन के जाने के बाद, जिन्होंने 2 सप्ताह में लौटने का वादा किया था, घर में जीवन सामान्य रास्ते पर लौट आया, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। रत्ना ने मीरा को केवल रोजमर्रा के जीवन से निपटने के तरीके सिखाने से ज्यादा, बल्कि दीर्घकालिक उत्तरजीविता कौशल भी सिखाना शुरू कर दिया। ज्ञान ही एकमात्र चीज है जिसे तुमसे छीना नहीं जा सकता, उसने कहा, यह दिखाते हुए कि संदर्भ पुस्तकों के साथ खाने योग्य पौधों की पहचान कैसे करें। पैसा, घर, रिश्ते, यह सब गायब हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में है वह तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे जैसे दिसंबर का महीना आया और दिवाली नजदीक आ रही थी, मीरा को कुछ अप्रत्याशित एहसास हुआ। वह इस घर को अपना घर समझने लगी थी। उसे अपने पुराने जीवन की कुछ सुविधाएं याद आती थीं, लेकिन माता पिता की प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोलने की जरूरत का लगातार तनाव नहीं। यहां कोई दिखावा नहीं था। बूढ़ी औरत बाहरी चमक और सामाजिक स्थिति की परवाह नहीं करती थी। वह आत्मविश्वास, ईमानदारी और सीधेपन को महत्व देती थी। अगर मीरा गलत थी तो रत्ना ने इसे इंगित किया और उसे ठीक करने का तरीका दिखाया। अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उसने इसे एक सिर हिलाकर या एक संक्षिप्त ठीक है के साथ नोट किया। यह पारंपरिक नहीं था। यह उस जीवन जैसा बिल्कुल भी नहीं था जिसकी मीरा ने अपने और प्रिया के लिए कल्पना की थी। लेकिन उन रातों में जब आकाश तारों से भरा होता था और जुगनू खिड़की के बाहर नाचते थे और गर्म घर में प्रिया अपने सुधारे हुए बिस्तर में शांति से सोती थी, जब रत्ना उसे उष्णकटिबंधीय जंगलों में अपने शोध अभियानों के बारे में कहानियां सुनाती थी, तो मीरा को कुछ ऐसा महसूस होता था जो उसने पहले शायद ही कभी अनुभव किया था, शांति। फिर भी इस बढ़ती हुई सुविधा की पृष्ठभूमि के खिलाफ सवाल बना रहा चमेली का कमरा। वह कौन थी, क्या हुआ था? और रत्ना, जो स्पष्ट रूप से बच्चों को संभालना जानती थी, एक नीले दरवाजे और एक चेतावनी के चिन्ह के साथ भीतरी इलाकों में अकेले क्यों रहती थी, जो एक स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण नुकसान की याद दिलाता था।
बरसात का मौसम और मजबूत हो गया, जिससे परिदृश्य एक घनी हरी दुनिया में बदल गया। घर के अंदर जीवन एक आरामदायक गति से बह रहा था। मीरा का 18वां जन्मदिन बिना किसी धूमधाम के बीत गया। बस एक साधारण केक जो रत्ना ने किसी तरह प्राप्त किया था, और प्रिया का एक पोस्ट कार्ड जिस पर उसके छोटे पैर का निशान था। श्री मेनन नियमित रूप से आते थे, सामान और खबरें लाते थे। कभी कभी वह रात के खाने के लिए रुकते थे। उस स्कूल के बारे में कहानियां सुनाते थे जहां वह इतिहास और पारंपरिक ज्ञान पढ़ाते थे। उनके माध्यम से मीरा ने स्थानीय समुदाय के बारे में अपने पिछले बंद जीवन के दौरान जानने की तुलना में कहीं ज्यादा सीखा। स्कूल में युवा माता पिता के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है, उन्होंने एक शाम उल्लेख किया। कुछ छात्र बच्चे पालते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक अच्छी छात्रा हुआ करती थी, कॉलेज जाने का सपना देखती थी, लेकिन गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक आने के बाद सब कुछ गायब हो गया था। यह कैसे संभव है? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं बस एक बच्चे के साथ और बिना किसी अभिभावक के एक नए स्कूल में नहीं आ सकती। श्री मेनन और रत्ना ने एक दूसरे को देखा, एक नजर जिसे मीरा समझ नहीं पाई। एक तरीका है, श्री मेनन ने सावधानी से कहा। अगर तुम इच्छुक हो। बातचीत किसी और चीज पर चली गई, लेकिन बीज बोया जा चुका था। शायद उसकी शिक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जनवरी सबसे भारी बारिश लेकर आया। जनरेटर को इससे निपटने में मुश्किल हो रही थी और रत्ना लगातार इसकी जांच कर रही थी, छोटे मोटे सुधार कर रही थी। बूढ़ा जानवर वह अप्रत्याशित कोमलता के साथ मशीन पर बड़बड़ाई। तुम अभी भी कुछ और हफ्तों तक चल सकते हो। लेकिन एक बहुत ही ठंडी रात में जब तापमान तेजी से गिर गया तो जो होना ही था वह हो गया। जनरेटर ने एक घरघराहट की, खांसा और एक आखिरी सांस के साथ मर गया। धत, रत्ना ने शांति से कहा। मुझे पता था कि यह होने वाला है। घर जल्दी ठंडा हो गया। लकड़ी का स्टोव केवल मुख्य कमरे को गर्म करता था। बेडरूम अनुपयोगी हो गए। आज रात हम सब स्टोव के पास सोएंगे। रत्ना ने गद्दे खींचते हुए फैसला किया। गर्म शरीर और आग सुबह तक चलेगी, फिर मैं इसे ठीक कर दूंगी। जब वे ठंडी रात की तैयारी कर रहे थे, रत्ना ने मीरा को अतिरिक्त कंबल खोजने के लिए भेजा। मेरे बिस्तर पर संदूक और बाथरूम में अलमारी की जांच करो। प्रिया सुरक्षा के लिए स्टोव के पास कंबलों के घोंसले में लिपटी हुई थी। मीरा गर्माहट की तलाश में गई। संदूक मोटे कंबलों से भरा हुआ था, जिन्हें वह मुख्य कमरे में ले आई। बाथरूम में केवल तौलिए मिले। हताश और महसूस करते हुए कि ठंड त्वचा में कैसे घुस रही है, मीरा को रत्ना के कमरे में संदूक याद आया, जिसे उसने नहीं देखा था। उसके अंदर ऊनी कंबल और कुछ अन्य सामान थे। एक चमड़े की जिल्द वाली किताब जो रत्ना की डायरियों से अलग थी। जब उसने कंबल लेने के लिए उसे हटाया तो किताब गिर गई, जिससे एक गुप्त डिब्बे का पता चला। उसके अंदर एक चाबी थी, एक छोटी पीतल की चाबी जिसमें एक नीला रिबन था। मीरा जम गई। उसका दिल धड़क रहा था। वह बिना पूछे जानती थी कि यह कौन सा दरवाजा खोलती है। उसे बस कंबल लेकर संदूक बंद कर देना चाहिए था। उसे रत्ना की निजी जगह, उसकी स्पष्ट सीमाओं का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन चमेली के कमरे का रहस्य महीनों से उसके दिमाग में बढ़ रहा था। अब हाथ में चाबी के साथ जिज्ञासा ने सावधानी पर काबू पा लिया। चाबी और कंबल लेकर वह मुख्य कमरे में लौट आई। रत्ना की पीठ उसकी ओर थी, स्टोव में व्यस्त थी, एक लंबी जलन के लिए लकड़ी का ढेर लगा रही थी। मुझे यह संदूक में मिला, मीरा ने कंबल नीचे रखते हुए कहा। मैं देखूंगी कि गोदाम में और हैं या नहीं। गोदाम चमेली के कमरे के बगल में था। एक सुविधाजनक बहाना। एक कांपते हाथ में टॉर्च के साथ मीरा गलियारे में चली गई। नीला दरवाजा रोशनी की किरण में चमकता हुआ लग रहा था। प्रवेश वर्जित का चिन्ह उसे निंदा की दृष्टि से घूर रहा था। वह धीमी हो गई। चाबी ताले में कांप रही थी। यह गलत है, यह विश्वासघात है। फिर भी चाबी आसानी से घूम गई, जैसे कि ताला चिकनाई युक्त हो। निषेध के बावजूद दरवाजा एक धीमी चीख के साथ खुला। टॉर्च की किरण एक छोटे से कमरे में घूमी और मीरा की सांस रुक गई। यह एक बच्चों का कमरा था, पूरी तरह से संरक्षित, जैसे समय में जम गया हो। दीवारें पीली थीं, जिन पर हाथ से चित्रित जंगल के जानवर थे। एक लकड़ी का पालना एक रजाई के नीचे था, जिसके चारों ओर आलीशान खिलौने थे। एक बुने हुए कंबल के साथ एक रॉकिंग चेयर, 80 के दशक की बच्चों की किताबों के साथ एक शेल्फ,
एक बदलने वाली मेज जिस पर पीले पड़ चुके डायपर और कपड़े करीने से तह किए हुए थे। समय यहां दशकों पहले रुक गया था। समय यहां दशकों पहले रुक गया था। एक दराजों के ऊपर एक चांदी का फ्रेम टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। मीरा पास गई। लगभग 30 साल की एक युवा रत्ना की तस्वीर, जिसकी बाहों में एक नवजात शिशु था। थकी होने के बावजूद उसका चेहरा एक ऐसी खुशी से चमक रहा था जो मीरा ने वर्तमान रत्ना में कभी नहीं देखी थी। चमेली, उसने फुसफुसाया। वह अंततः समझ गई। हां, चमेली। मीरा तेजी से मुड़ी, लगभग टॉर्च गिरा दी। रत्ना दहली पर खड़ी थी। धुंध हल्के में उसका चेहरा अपठनीय था। मीरा गुस्से, घुसपैठ पर रोष के लिए तैयार थी, लेकिन रत्ना के चेहरे पर कुछ और बुरा था। एक गहरी उदासी जो हड्डियों तक भेद गई। मुझे बहुत अफसोस है, मीरा ने शुरू किया। रत्ना ने अपना हाथ उठाया। हो गया। वह कमरे में चली गई, जैसे किसी पवित्र स्थान में। उसकी उंगलियां पालने की रेलिंग पर फिरा गईं। एक टेडी बियर के कंबल को सीधा किया। एक स्वचालित गति जो इस तरह की हजारों यात्राओं के बारे में बताती थी। आपकी एक बेटी थी, मीरा ने धीरे से कहा। रत्ना ने सिर हिलाया, तस्वीर उठा ली। चमेली अय्यप्पा, 14 जुलाई 1986 को जन्मी। 3 घंटे के प्रसव पीड़ा के बाद ठीक 2 किलो की। उसकी आवाज दूर हो गई। उसकी आंखें मेरी थीं, लेकिन उसके पिता की मुस्कान। हालांकि उसने उसे कभी नहीं देखा। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मीरा ने दोहराया। महसूस किया कि शब्द असहाय थे। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। रत्ना ने एक सांस ली, रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। यादों का बोझ जैसे उसे कुर्सी में दबा रहा था, लेकिन शायद समय आ गया था। रहस्यों का एक तरीका होता है सतह पर आने का, जैसे बर्फ के नीचे बुलबुले। मुख्य कमरे में प्रिया ने एक धीमी आवाज की। मीरा का सिर मुड़ा। अपनी बेटी और रत्ना की कहानी के बीच फंस गई। जाओ, रत्ना ने कहा। उसे देखो, मैं अभी बाहर आती हूं। प्रिया शांति से सो रही थी, वयस्कों के नाटक से अनजान। मीरा ने उसके कंबल ठीक किए, स्टोव में कुछ लकड़ी डाली और इंतजार किया। रत्ना कुछ मिनट बाद बाहर आई, तस्वीर लेकर। वह पहले से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। मैं 34 साल की थी। उसने बिना किसी लाग लपेट के शुरू किया। एक होनहार अकादमिक करियर, विश्वविद्यालय में एक पद। मैं उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करती थी। सूखे मौसम में क्षेत्र अनुसंधान, बरसात के मौसम में पढ़ाना और प्रकाशित करना। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे वह एक डायरी प्रविष्टि पढ़ रही हो। मैंने शादी नहीं की थी और न ही इसकी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक बच्चा चाहती थी। उसने ऊपर देखा। यह 80 का दशक था। अपनी पसंद से अविवाहित मां को स्वीकार नहीं किया जाता था, खासकर अकादमिक हलकों में। महिलाएं अभी भी वैज्ञानिकों के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। पति के बिना एक बच्चा करियर का अंत था। और आपने क्या किया? मीरा ने धीरे से पूछा। मेरा एक सहयोगी था, एक शानदार वनस्पति शास्त्री, एक अच्छा दोस्त। हमारा एक समझौता था। उसने अपनी उंगली फ्रेम के साथ फिराई। जब मैं गर्भवती हुई तो उसने मुझे बताया कि वह भाग नहीं लेना चाहता। यह मेरे लिए ठीक था। मैंने विश्वविद्यालय में किसी को नहीं बताया कि पिता कौन था। ढीले कपड़े पहने, गर्भावस्था के अंत में एक क्षेत्र अध्ययन की योजना बनाई। 8वें महीने में मैंने छुट्टी ले ली। उसने कहा, एक किताब लिखने के लिए। उसकी उंगलियां फ्रेम पर कस गईं। मैं यहां आई। यह घर मेरे दादाजी का था। मैंने इसे ठीक किया और बच्चों का कमरा तैयार किया। प्रसव के बारे में सभी किताबें पढ़ीं। और फिर उसकी आवाज कांप गई। जुलाई की एक ठंडी रात में, मौसम के बावजूद, चमेली दुनिया में आई। आपने उसे यहीं जन्म दिया, अकेली? रत्ना ने सिर हिलाया। सबसे चतुर निर्णय नहीं था। पीछे मुड़कर देखें तो मैं जिद्दी थी, आश्वस्त थी कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूं। एक मुस्कान की छाया उसके होठों पर कौंध गई। उसने मुझे पहले संकुचन से ही गलत साबित कर दिया। मुझे सिखाया कि प्रकृति की कुछ ताकतों का विरोध नहीं किया जा सकता, केवल आत्मसमर्पण किया जा सकता है। स्टोव चटक गया। चिंगारियां चिमनी में उड़ गईं। बाहर हवा की एक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जो इस लंबे समय से दबे हुए दर्द के रहस्योद्घाटन के लिए एक भयानक पृष्ठभूमि बना रही थी। हमारे पास 3 शानदार साल थे, रत्ना ने जारी रखा। मुझे एक छोटे से कॉलेज में नौकरी मिल गई, जहां वे अनावश्यक सवाल नहीं पूछते थे। हम सप्ताह के दिनों में शहर में रहते थे, सप्ताहांत में यहां आते थे। चमेली फली फूली 2 साल की होने से पहले पूरे वाक्यों में बोलती थी।
10 उष्णकटिबंधीय वन पौधों के नाम जानती थी, पक्षियों की आवाजों में अंतर कर सकती थी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसने एक गहरी सांस ली। बरसात के मौसम में जब वह 3 साल की थी, हम दिवाली के लिए यहां आए थे। एक बड़ा तूफान आया, ठीक उसी तरह का जिसने तुम्हें मेरे दरवाजे पर लाया। चमेली को खांसी हो गई जो जल्दी ही बिगड़ गई। दूसरे दिन उसका तापमान बहुत बढ़ गया। मैंने सब कुछ आजमाया, ठंडे स्नान, हर्बल उपचार, प्राथमिक चिकित्सा किट से दवाएं। मीरा को एक ठंडक महसूस हुई जो मरे हुए जनरेटर से संबंधित नहीं थी। उसने शांति से सो रही प्रिया को देखा। उस आतंक की कल्पना नहीं कर सकती थी जिससे रत्ना गुजरी थी। फोन काम नहीं कर रहे थे, सड़कें बाढ़ में डूब गई थीं। तीसरे दिन उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। रत्ना की नजर कांच जैसी अलग हो गई। मैंने उसे कंबल में लपेटा और शहर की ओर जाने की कोशिश की। हम 8 किलोमीटर चले, इससे पहले कि ट्रक कीचड़ में फंस गया। जो खामोशी छाई वह भारी थी, एक अकल्पनीय नुकसान की कड़वाहट से भरी हुई थी। वह मेरी बाहों में मर गई। मदद 2 घंटे देर से पहुंची। मीरा अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने प्रिया के बारे में सोचा, जीवन की नाजुकता के बारे में, इस बारे में कि कैसे उनकी कहानी आसानी से अलग तरह से समाप्त हो सकती थी। अगर रत्ना उस बस स्टॉप के पास से नहीं गुजरी होती, मुझे बहुत अफसोस है, उसने फुसफुसाया। आधिकारिक कारण निमोनिया था, जो एक अज्ञात जन्मजात हृदय दोष से जटिल हो गया था। रत्ना ने अपनी आवाज को नैदानिक सपाट बनाते हुए जारी रखा, जैसे कि इस इतिहास को बताने का एकमात्र तरीका खुद को भावनाओं से दूर करना था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर हम समय पर अस्पताल पहुंच भी जाते तो उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती। उन्होंने कहा कि यह मेरी गलती नहीं थी। उसने अपने हाथ में तस्वीर को देखा, लेकिन यह मेरी जिद्दी थी। यह साबित करने की मेरी जरूरत थी कि मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूं। इसने मेरी बेटी की जान ले ली। नहीं, मीरा ने दृढ़ता से कहा, आप उसके दिल के बारे में नहीं जान सकती थीं। आपने वह सब कुछ किया जो आप कर सकती थीं। सच में? रत्ना की नजर चुभने वाली थी। मैंने अलगाव को चुना क्योंकि यह निर्णय का सामना करने से आसान था। मैंने सामान्य ज्ञान पर गर्व को रखा। मैंने सोचा कि मैं बाकी सभी से ज्यादा चतुर हूं। उसने सिर हिलाया। चमेली की मृत्यु के बाद मैंने अपना करियर, अपना शोध, सब कुछ छोड़ दिया। मैं यहां बंद हो गई। मैंने उसके कमरे को ठीक उसी तरह रखा जैसा उस दिन था जब हम अस्पताल के लिए निकले थे। वर्षों तक मैंने शायद ही किसी से मुलाकात की, शायद ही बात की। क्या बदला? मीरा ने पूछा। समय, रत्ना ने सरलता से जवाब दिया। और श्री मेनन, उनका परिवार पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहता है। एक बरसात के मौसम के बाद जब उन्होंने मुझे आधा भूखा पाया तो वे सामान लाने लगे। उन्होंने मुझे पूरी तरह से गायब नहीं होने दिया। मैं अंततः अपनी शर्तों पर शोध पर वापस चली गई, अकादमिक प्रणाली के बाहर। इस भूमि में परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करने में एक उद्देश्य पाया। उसने सावधानी से तस्वीर को गद्दे के बगल में मेज पर रख दिया। लेकिन मैंने किसी को चमेली के कमरे में नहीं आने दिया। उसका नाम जोर से नहीं कहा। आज रात तक। मीरा ने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और रत्ना के हाथ को ढक लिया। उसके आश्चर्य के लिए रत्ना ने पीछे नहीं हटी। शायद उसने हमें आपके पास भेजा, मीरा ने धीरे से सुझाव दिया। शायद एक दूसरे को खोजना किस्मत में था। एक पल के लिए रत्ना का वैज्ञानिक संदेह कुछ ऐसा के साथ टकराया जो आशा जैसा लग रहा था। मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करती, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में कोई विश्वास नहीं था। आपने उस रात हमारी मदद क्यों की? मीरा ने जोर दिया। आप बस आगे बढ़ सकती थीं। रत्ना ने लंबे समय तक सोचा। जब मैंने तुम्हें बारिश में प्रिया को अपनी बाहों में लिए हुए देखा तो यह एक तरफ और एक अलग समय से खुद को देखने जैसा था। एक युवा औरत एक बच्चे के साथ असंभव परिस्थितियों का सामना कर रही थी। उसने थोड़ा कंधे उचकाए। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकी, लेकिन शायद उसने तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मैं तुम्हारी बेटी को बचाने में मदद कर सकूं। यह स्वीकारोक्ति उनके बीच हवा में लटकी रही, नाजुक और गहरी। उसी क्षण प्रिया ने हरकत की, एक धीमी आवाज की, जिसका मतलब था कि वह जल्द ही भूखी और ध्यान की मांग करते हुए जाग जाएगी। मैं एक बोतल गर्म करती हूं। रत्ना अप्रत्याशित ऊर्जा के साथ उठी। भेद्यता का क्षण बीत चुका था, लेकिन उनके बीच कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। जब वे स्टोव के चारों ओर रात के लिए बस गए, प्रिया खिलाई और संतुष्ट, उनके बीच मीरा को सच्चाई का एक अजीब एहसास हुआ। वे एक असंभव तिकड़ी थीं, एक किशोर मां,
एक दुखी वैज्ञानिक और अनिश्चितता में पैदा हुआ एक बच्चा। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को पाया था। अब क्या? मीरा ने लगभग पूरी तरह से अंधेरे में पूछा। सवाल में तत्काल योजनाओं से कहीं ज्यादा शामिल था। कल मैं जनरेटर को ठीक करूंगी, रत्ना ने व्यावहारिक रूप से जवाब दिया। वह एक पल के लिए रुकी, सोच रही थी, और उसके बाद, हम बेहतर विकल्प बनाते हैं, मुझसे बेहतर। यह एक वादा नहीं था, लेकिन जब मीरा आग और इन दो प्राणियों की उपस्थिति से गर्म होकर, जो उसका अप्रत्याशित परिवार बन गए थे, सपनों में डूबने लगी, तो उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने गर्भावस्था के बारे में जानने के दिन से अनुभव नहीं किया था। आशा। बाहर आकाश तारों से भरा था और जुगनू अंधेरे को अपनी हरी और बैंगनी रोशनी से सजा रहे थे। उस घर के ऊपर नाच रहे थे जहां तीन आत्माएं, एक युवा, एक बूढ़ी और एक नई शुरुआत, हर बाधा के बावजूद एक दूसरे को पा रही थीं। केरल में सूखा मौसम धीरे धीरे आया। बाढ़ का पानी कम हो गया, जिससे महीनों से छिपी हुई जमीन का पता चला। दिन लंबे हो गए, सूरज की किरणें शाम तक खिंच गईं। पक्षी दक्षिण से लौट आए, जंगल को गीतों से भर दिया। चमेली के बारे में रहस्योद्घाटन के एक महीने के भीतर एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव ने घर और उसके निवासियों को बदल दिया था। रत्ना ने वादा के अनुसार जनरेटर को ठीक कर दिया और फिर अधिक अप्रत्याशित परिवर्तनों में व्यस्त हो गई। अगर तुम सूखे मौसम तक रुक रही हो, उसने मार्च की एक सुबह घोषणा की, तो हमें उचित परिस्थितियों की जरूरत है। मीरा, जो मेज पर प्रिया को दूध पिला रही थी, ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मैं आप पर पहले से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। रत्ना ने हाथ हिलाया। वह बक्सा एक आपातकालीन उपाय था, बढ़ते बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं। उसने मेज पर एक असली पालने के लिए कागज के दावे जला दिए। मेरे पास लकड़ी है, श्री मेनन लापता उपकरण लाएंगे। जो एक पालना परियोजना के रूप में शुरू हुआ, वह एक बड़े नवीनीकरण में विकसित हुआ। मीरा के बिस्तर को एक असली बिस्तर से बदल दिया गया। मुख्य कमरे का एक कोना मोटर कौशल के विकास के लिए घर के बने कालीनों के साथ प्रिया के खेल क्षेत्र में बदल गया। संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करना, रत्ना के अनुसार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चमेली के कमरे का दरवाजा अब खुला रहता था। रत्ना ने अभी भी मौजूद बच्चों के कमरे को नष्ट नहीं किया, लेकिन अब वह इसे एक सीलबंद पवित्र स्थान के रूप में नहीं मानती थी। कभी कभी मीरा उसे रॉकिंग चेयर में चमेली के खिलौने के साथ पाती थी, पहले की तरह विनाशकारी दुहक के साथ नहीं, बल्कि कुछ मीठी कड़वी यादों के समान। इस साल वह 35 साल की हो जाएगी। रत्ना ने एक बार टिप्पणी की, दिलचस्प है कि वह क्या होती, एक वैज्ञानिक या कुछ बिल्कुल अलग। मुझे उसके बारे में बताओ, मीरा ने अनुरोध किया। वह कैसी थी? और दशकों में पहली बार रत्ना ने कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। पहले कदम, पसंदीदा किताबें, आकार के अनुसार शंकुओं को छांटने की आदत। कहानियों ने जैसे चमेली को जीवित दुनिया में वापस ला दिया, उसे एक जमी हुई स्मृति से एक प्रिय बच्चे में बदल दिया। प्रकृति के पुनरुत्थान के साथ भविष्य के बारे में मीरा के विचारों का भी पुनरुत्थान हुआ। रत्ना के साथ रहना बरसात के मौसम में एक आवश्यकता थी, लेकिन सूखा मौसम नए अवसर और जिम्मेदारियां लेकर आया। प्रिया तेजी से बढ़ रही थी, जिज्ञासु हो रही थी। उसे जल्द ही समाजीकरण, डॉक्टर की जांच, स्कूल की जरूरत होगी। योजना में एक अप्रत्याशित सहयोगी श्री मेनन बन गए। अपनी यात्राओं के दौरान वह न केवल सामान बल्कि जानकारी भी लाए। वसंत सेमेस्टर 2 सप्ताह में शुरू हो रहा है, उन्होंने अप्रैल में कहा। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, आंशिक रूप से ऑनलाइन, आंशिक रूप से व्यक्तिगत रूप से। मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। क्या यह संभव है? मेरे पास दस्तावेज नहीं है, मेरा मतलब है नौकरशाही। मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं वहां 20 साल से पढ़ा रहा हूं और मेरा कुछ प्रभाव है। और प्रिया, जब मैं कक्षा में हूं तो उसके साथ क्या करूंगी? श्री मेनन ने रत्ना को देखा, जो डायरी भरते हुए न सुनने का नाटक कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक स्वैच्छिक दाई है। उस रात प्रिया के सो जाने के बाद मीरा ने रत्ना को यह योजना बताई। उसने अस्वीकृति का इंतजार किया, इसके बजाय उसने सुना, शिक्षा के बारे में सोचने का समय आ गया है। बच्चे महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान भी। जब मैं स्कूल में हूं तो क्या आप सच में प्रिया की देखभाल करने को तैयार हैं? रत्ना ने अंततः ऊपर देखा।
मैंने तुम्हें महीनों से देखा है मीरा, तुम एक अच्छी माँ हो, चौकस, धैर्यवान, लेकिन तुम चतुर भी हो। स्कूल छोड़ना एक बर्बादी है। यह शायद रत्ना की पहली सीधी तारीफ थी। गर्व के बाद व्यावहारिक प्रश्न आए। लेकिन इतनी सारी मुश्किलें हैं, कोई संरक्षकता नहीं, प्रिया के लिए स्वास्थ्य बीमा, यहां तक कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र भी, दस्तावेज़। रत्ना ने हाथ हिलाया। सही दृष्टिकोण से निपटा जा सकता है। सही दृष्टिकोण उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन निकला। श्री मेनन की मदद से रत्ना ने कोच्चि में एक पारिवारिक कानून के वकील को पाया। एक परामर्श के बाद एक योजना सामने आई। संरक्षकता का ध्यान रखना जरूरी है, वकील ने समझाया। तुम 18 साल की हो मीरा, इसीलिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन एक वयस्क अभिभावक स्कूल में पंजीकरण को सरल बना देगा। मीरा के आश्चर्य के लिए रत्ना ने तुरंत प्रस्ताव रखा। मैं उसकी अस्थायी या स्थायी अभिभावक हो सकती हूं, जो भी सबसे अच्छा हो। इस प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों की जरूरत थी। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड, निवास की पुष्टि, कुछ आधिकारिक तौर पर प्राप्त किए गए थे। बाकी के लिए रचनात्मकता की जरूरत थी, जिसमें मीरा के पुराने घर की एक यात्रा भी शामिल थी, जब उसके माता पिता काम पर थे। अपने बड़े हुए घर की देहली पर खड़े होकर उस चाबी का उपयोग करते हुए, जो अभी भी एक नकली पत्थर के नीचे छिपी थी, मीरा को अपने ही अतीत में एक चोर जैसा महसूस हुआ। घर उसकी याद से छोटा लग रहा था। इंटीरियर आरामदायक से ज्यादा ठंडा था। उसने जल्दी से दस्तावेज इकट्ठा किए। एक पुरानी मेज से उसका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड, प्रिया के लिए एक एल्बम। जाते समय उसने चिमनी के ऊपर एक पारिवारिक तस्वीर देखी, जिसमें उसका चेहरा कटा हुआ था, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इसका दर्द उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तीखा था। आवेग में उसने चिमनी पर प्रिया की अल्ट्रासाउंड तस्वीर छोड़ दी, जिसे वह हमेशा अपने बटुए में रखती थी, ठीक उसी जगह जहां उसका चेहरा हुआ करता था। उन्हें याद रखने दो कि उन्होंने क्या फेंकना चुना, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए सोचा। मई में कानूनी समझौता औपचारिक हो गया और रत्ना मीरा की अस्थायी अभिभावक बन गई, जिससे वह सेमेस्टर के अंतिम हफ्तों के लिए एक लचीले दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में दाखिला ले सकी। यह समझौता सवाल उठाने के लिए काफी असामान्य था, लेकिन श्री मेनन के समर्थन और किशोर माता पिता की मदद करने की स्कूल की इच्छा के कारण अपवाद किए गए। सप्ताह में 3 दिन श्री मेनन मीरा को अपने काम पर जाते समय स्कूल ले जाते थे। वह मुख्य कक्षाओं में भाग लेती थी, दूरस्थ कार्यों के बारे में शिक्षकों से मिलती थी और दोपहर के भोजन के बाद घर लौट आती थी। अन्य दिनों में वह घर पर पढ़ती थी और रत्ना आश्चर्यजनक रूप से विज्ञान और गणित के ट्यूटर की भूमिका निभाती थी। तुम्हारी पाठ्य पुस्तकें पुरानी हैं, रत्ना ने मीरा की जीव विज्ञान सामग्री को पलटते हुए टिप्पणी की। पारिस्थितिक तंत्र पर अनुभाग हाल के अध्ययनों को नहीं दर्शाता है, इसके बजाय इसका उपयोग करो। उसने अपनी निजी पुस्तकालय के संग्रह से कुछ किताबें दी, यह कहते हुए, दूरस्थ शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें एक घटिया शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बीच प्रिया रत्ना की देखरेख में फल फूल रही थी। स्कूल के घंटों के दौरान जो औरत कभी एक अलग थलग दुहक में रहती थी, वह एक उत्साही शिक्षिका में बदल गई। हालांकि असामान्य थी। उसने लकड़ी और कपड़े से खिलौने बनाए, बच्चे को जोर से वैज्ञानिक पत्रिकाएं पढ़ी, जैसे कि वह जटिल पर्यावरणीय अवधारणाओं को समझ सकती हो, और उसे आसपास के क्षेत्र में अभियानों पर ले गई, पौधों और वन्य जीवों को वैज्ञानिक सटीकता के साथ दिखाते हुए। आप एक 7 महीने के बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा रही हैं? मीरा ने एक दिन स्कूल से घर आकर पूछा और देखा कि रत्ना प्रिया को एक पत्ती की आंतरिक संरचना दिखा रही है। वैज्ञानिक अवधारणाओं का शीघ्र परिचय तंत्रिका विकास को बढ़ाता है, रत्ना ने जवाब दिया। उसे बस रंग और बनावट पसंद है। वास्तव में प्रिया ने स्पष्ट रुचि के साथ पत्ती की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसका छोटा सा चेहरा जिज्ञासा से चमक रहा था, जो रत्ना के भाव को दर्शाता था। सूखा मौसम गर्मियों में बदल गया। परीक्षा सप्ताह और निर्णय लेने का क्षण लेकर आया। मीरा ने काफी प्रयास के साथ स्कूल खत्म करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट जमा कर लिए थे, लेकिन आगे क्या करना है यह अभी भी स्पष्ट नहीं था। अस्थायी संरक्षकता जल्द ही समाप्त हो जाएगी, जिसके लिए एक विस्तार या एक नए निर्णय की जरूरत होगी। जून की एक गर्म शाम को घर के बरामदे पर बैठकर और सूर्यास्त को देखते हुए, जो अब लगभग आधी रात को होता था, रत्ना ने सीधे इस विषय पर बात की।
तुम्हें जल्द ही फैसला करना होगा। उसने गुलाबी सोने के क्षितिज को देखते हुए कहा। विश्वविद्यालय में शरद धतु सेमेस्टर के लिए आवेदन अगले महीने जमा किए जाते हैं। मीरा ने अपने विचारों को तैयार करने के लिए समय खरीदते हुए प्रिया को अपने घुटने पर थोड़ा उछाला। बच्चा अब खुद बैठ सकता था, हाथ में आने वाली हर चीज को पकड़ सकता था और उसका व्यक्तित्व हर दिन और स्पष्ट होता जा रहा था। मैंने इसके बारे में सोचा है, मीरा ने स्वीकार किया। प्रिया के साथ कॉलेज असंभव लगता है, लेकिन यहां हमेशा के लिए रहना भी कोई समाधान नहीं है। क्यों नहीं? रत्ना ने उसे आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां इस घर में रही हैं, तुम्हारा परिवार भी यहां रह सकता है। यह प्रस्ताव उनके बीच हवा में लटका रहा, अपने परिणामों में महत्वपूर्ण। इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, रत्ना ने जारी रखा। भारतीय विज्ञान संस्थान में माता पिता छात्रों के लिए एक कार्यक्रम है, सब्सिडी वाली चाइल्ड केयर, परिवारों के लिए आवास, लचीली कक्षा अनुसूचियां। तुम पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान या जो कुछ भी तुम्हें रुचिकर लगे उसका अध्ययन कर सकती हो। उसने नीचे फैले जंगल की ओर इशारा किया। यह जमीन कहीं नहीं जा रही है। सप्ताहांत और छुट्टियों पर तुम हमेशा आ सकती हो। मीरा ने उसे घूर कर देखा, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या सुन रही है। आप सुझाव दे रही हैं कि हम यहां हमेशा के लिए रहें? रत्ना घबराहट से बेचैन हो गई, स्पष्ट रूप से अपनी प्राकृतिक अनिच्छा से जूझ रही थी। मैं कह रही हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारे विचार से ज्यादा विकल्प हैं। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। यह कल तुम्हारे लिए आया था। लिफाफे पर मीरा का नाम और घर का पता था। उसके आने के बाद से उसे मिला यह पहला पत्र था। अंदर दिया का पत्र था, उसकी पूर्व सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हारे माता पिता ने आखिरकार सच्चाई बता दी। दिया ने लिखा, स्वेच्छा से नहीं, मस्जिद के किसी व्यक्ति ने तुम्हें और प्रिया को दुकान में देखा। नाटक शुरू हो गया। बेशक तुम्हारी मां ने रोते हुए मुझे फोन किया, पूछ रही थी, क्या मुझे पता है कि तुम कहां रहती हो? मैंने कुछ खास नहीं कहा, बस तुम सुरक्षा में हो। उसने कहा कि वे तुमसे बात करना चाहते हैं। पत्र पुराने दोस्तों, स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में समाचारों के साथ जारी रहा जिन्हें मीरा ने याद किया था, और इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ, तुम जो भी फैसला करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें निकाल दिया तो मुझे और कुछ करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। पत्र के साथ एक नोट संलग्न था, मीरा के माता पिता का नया फोन नंबर। जाहिर तौर पर उन्होंने उसके जाने के बाद इसे बदल दिया था। वे सुलह करना चाहते हैं, कम से कम मेरी मां, मीरा ने एक दबी हुई आवाज में कहा। रत्ना का भाव तटस्थ रहा। यह एक विकल्प है, उसने सावधानी से कहा। तुम अपने पुराने जीवन में वापस जा सकती हो, या वह लड़खड़ा गई, जो यहां शुरू हुआ है उसे बना सकती हो। इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, घर के अंदर से सैटेलाइट फोन बजा। शाम के लिए एक असामान्य घटना। रत्ना जवाब देने चली गई। मीरा को अपने विचारों और सूर्यास्त के साथ अकेला छोड़ दिया। जब रत्ना लौटी 5 PM से एक परिवार के तातू हरबाए शाम की तैयार क्या खारा, तो उसका चेहरा गंभीर था। वह श्री मेनन थे। आज उनके पास एक अप्रत्याशित मेहमान था, एक युवक जो एक किशोर लड़की के बारे में पूछ रहा था, जिसके बारे में उसने कहा था कि वह उसके रास्ते के पास रहती है। मीरा का दिल डूब गया। क्या उसने उसका नाम बताया? ऋषिकेश। उसने कहा कि वह तुम्हें तब से ढूंढ रहा है जब से उसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि तुम्हारे पास उसका बच्चा है। प्रिया के पिता, वही कॉलेज के छात्र जिसने गर्भावस्था के बारे में बताने पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, अब वह अचानक उनके भाग्य में दिलचस्पी ले रहा था। श्री मेनन ने उसे क्या जवाब दिया? मीरा ने सहज रूप से प्रिया को और करीब खींचते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, लेकिन युवक जिद्दी है। श्री मेनन को लगता है कि वह शायद उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक आया होगा और कल यहां दिखाई देगा। यह खबर शांत पानी में एक पत्थर की तरह गिरी, उस नाजुक शांति को भंग कर दिया जो मीरा ने पाई थी। ऋषिकेश की वापसी ने सब कुछ और जटिल कर दिया। प्रिया के पिता के रूप में उसके कानूनी अधिकार थे, ऐसे अधिकार जो उन सभी योजनाओं को नष्ट कर सकते थे जो उन्होंने इतनी सावधानी से बनाई थीं। मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। फिर से युवा, डरा हुआ और वयस्क निर्णयों से दबा हुआ महसूस कर रही थी। रत्ना अपनी कुर्सी पर झुक गई। उसका चेहरा विचारशील था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो, मीरा। ऋषिकेश नहीं, तुम्हारे माता पिता नहीं, यहां तक कि मैं भी नहीं। उसकी नजर स्थिर थी। तुम अपने और प्रिया के लिए भविष्य की क्या कल्पना करती हो? यह सवाल हवा में लटका रहा।
जबकि सूर्यास्त फीका पड़ गया और लंबे दिन केरल की गोधूली शुरू हो गई। प्रिया अपने आसपास के वयस्कों की कठिनाइयों से अनजान बरामदे की रेलिंग के पास फड़फड़ाते एक ड्रैगन फ्लाई की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये कुछ फरावा था, हाथी लाके लाल है। अगली सुबह ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। ऋषिकेश का आगमन, उसकी कार दोपहर के आसपास लंबी सड़क पर दिखाई दी। एक अपरिचित इंजन की आवाज ने उन्हें उसके दिखाई देने से पहले ही सचेत कर दिया। रत्ना ने इस पल के लिए अपनी विशिष्ट सूक्ष्मता के साथ तैयारी की थी। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती, उसने मीरा को याद दिलाया। यह निजी जमीन है, बिना निमंत्रण के उसका यहां कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मीरा ने पिछली रात बहुत विचार विमर्श के बाद अपना फैसला कर लिया था। मुझे उससे मिलना होगा, प्रिया के लिए। ऋषिकेश कार से बाहर निकला। लगभग 2 साल पहले एक पार्टी में मीरा को मोहित करने वाले युवक से बहुत अलग दिख रहा था। वह पतला और अधिक गंभीर था। एक छात्र की टी शर्ट और एक साफ सुथरा हेयरकट एक जिम्मेदार युवा वयस्क की छवि बना रहा था। बरामदे पर मीरा को प्रिया को अपनी जानते बाहों में लिए हुए देखकर वह बीच रास्ते में जम गया। उसका चेहरा जटिल भावनाओं का एक मिश्रण दर्शाता था। मीरा, उसने उनके संक्षिप्त रिश्ते के उपनाम का उपयोग करते हुए कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अजीब है, मीरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज उससे ज्यादा दृढ़ लग रही थी। यह देखते हुए कि जब मैंने कहा कि मैं गर्भवती हूं तो तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। ऋषिकेश ने मुंह बिचकाया, एक तरह का पछतावा दिखाते हुए। मुझे पता है, मैं डर गया था और एक मूर्ख की तरह काम किया। बचकानी। उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो अजनबी को सावधानी पूर्वक जिज्ञासा से घूर रही थी। हे भगवान, वह है मेरी बेटी। उसका नाम प्रिया है, मीरा ने कहा। वह 9 महीने की है। हाँ, तुम उसे पकड़ सकते हो। रत्ना, जो दरवाजे से चुपचाप देख रही थी, आगे बढ़ी। आइए शुरू से शुरू करते हैं। आइए हम सब बैठें और बात करें। मैं रत्ना हूं, यह मेरी जमीन है। उसके लहजे ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऋषिकेश का मूल्यांकन किया जा रहा था और जरूरी नहीं कि वह पास हो। उसने सिर हिलाया, अचानक छोटा और कम आत्मविश्वास वाला लग रहा था। वे बरामदे पर एक अजीब चौकड़ी में बैठ गए। ऋषिकेश ने समझाया कि उसे प्रिया के बारे में एक साझा दोस्त के सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पता चला था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मीरा को एक बच्चे के साथ शहर में देखा गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक गलती की है, उसने मीरा और प्रिया के बीच बारी बारी से देखते हुए कहा। मैं जिम्मेदारी से भाग गया, लेकिन मैं अब वह व्यक्ति नहीं हूं। मैंने इस साल बहुत कुछ सीखा है। तुम वास्तव में क्या चाहते हो ऋषिकेश? मीरा ने सीधे पूछा। उसके जीवन का हिस्सा बनना, जो गलत हुआ उसे ठीक करने में मदद करना। वह आगे झुका, ईमानदार। उनके भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में एक कठिन बातचीत हुई। ऋषिकेश की एक योजना थी जो पहली नजर में उचित लग रही थी, लेकिन मीरा के वर्तमान जीवन की एक मौलिक गलतफहमी को उजागर करती थी। मेरे पास परिसर के पास एक अपार्टमेंट है, उसने समझाया। मेरे माता पिता किराए में मदद करते हैं। तुम और प्रिया वहां जा सकते हो। स्थानीय विश्वविद्यालय में एक चाइल्ड केयर सेंटर है। जब मैं अपना कॉलेज खत्म कर रहा हूं तो तुम पढ़ सकती हो। और इस योजना में मेरा स्थान कहां है? मीरा ने पूछा। प्रिया की देखभाल करने के अलावा? ऋषिकेश भ्रमित था। तुम भी पढ़ सकती हो, हम यह कर सकते हैं। मीरा, मेरे माता पिता मेरे व्यवहार के तरीके से नाराज हैं। वे मदद करना चाहते हैं। तो तुम्हारे माता पिता प्रिया के बारे में जानते हैं, वे स्थिति को स्वीकार करते हैं। ऋषिकेश घबराहट से अपनी स्थिति बदल रहा था। वे इसकी आदत डाल रहे हैं। वे रूढ़िवादी हैं, लेकिन एक बच्चा सब कुछ बदल देता है। वे अपनी पोती से मिलना चाहते हैं। उसने उनके भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करना जारी रखा, एक ऐसा जहां मीरा को मूल रूप से अपनी शिक्षा और करियर को समायोजित करने के लिए अपने सपनों को स्थगित करना होगा। रत्ना चुपचाप देखती रही। उसका भाव उत्तरोत्तर संशयपूर्ण होता गया। उसने केवल एक बार हस्तक्षेप किया जब ऋषिकेश ने सुझाव दिया कि उसकी मां बच्चे के साथ मदद कर सकती है, क्योंकि उसने 4 बच्चों को पाला है। मीरा जन्म से ही प्रिया की प्राथमिक देखभाल करने वाली रही है। रत्ना ने रूखेपन से टिप्पणी की। वह काफी अच्छी तरह से निपट रही है। ओहो, बिल्कुल। ऋषिकेश जल्दी से पीछे हट गया। मेरा मतलब सिर्फ समर्थन था। पूरी बातचीत के दौरान मीरा ने एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान दिया। ऋषिकेश विशेष रूप से इस बारे में बात करता था कि वह क्या चाहता है, उसके माता पिता क्या चाहते हैं,
समाज क्या उम्मीद करता है, लेकिन उसने शायद ही कभी पूछा कि वह क्या चाहती है या उसे क्या चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक बार भी प्रिया की दिनचर्या, उसके चरित्र, उसके विकास या पिछले 6 महीनों में उन्होंने जो जीवन बनाया था उसके बारे में नहीं पूछा। जब ऋषिकेश ने अंततः प्रिया को अजीब तरह से घबराहट से पकड़ा तो बच्चे ने उसे एक मूल्यांकन करने वाली गंभीरता से देखा जो शिशुओं के लिए विशिष्ट है जब वे एक अजनबी से मिलते हैं। वह रोई नहीं, लेकिन वह मीरा और रत्ना की ओर मुड़ती रही जो उनकी विश्वसनीय सुरक्षा के स्रोत थे। वह अद्भुत है, ऋषिकेश ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक सच्ची प्रशंसा थी। उसकी आंखें मेरी हैं, उसकी अपनी आंखें हैं। रत्ना ने धीरे से ठीक किया। ऋषिकेश के जाने के बाद अगले दिन लौटने का वादा करते हुए मीरा बरामदे पर एक कुर्सी पर भारी रूप से बैठ गई, भावनात्मक रूप से टूट गई। आप क्या सोचती हैं? उसने रत्ना से पूछा, जो यात्रा के अधिकांश समय असामान्य रूप से चुप रही थी। बूढ़ी औरत ने अपने जवाब पर विचार किया। मुझे लगता है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि भविष्य के लिए उसका दृष्टिकोण खुद के इर्द गिर्द घूमता है, तुम्हारे या प्रिया के नहीं। वह उसका पिता है। मीरा ने इस जैविक वास्तविकता का बोझ महसूस करते हुए कहा। जीव विज्ञान भाग्य नहीं है, रत्ना ने जवाब दिया। मुझ पर विश्वास करो। अगले दिन एक और अप्रत्याशित घटना घटी। मीरा की मां का फोन, जिसने दिया से घर का नंबर प्राप्त किया था। मीरा, क्या यह सच में तुम हो? मां की आवाज सैटेलाइट संचार के माध्यम से पतली और तनावपूर्ण लग रही थी। हां, यह मैं हूं, मीरा ने पुष्टि की। उसकी भावनाएं उदासी और आक्रोश के एक गोले में उलझ गई थीं। हम बहुत चिंतित थे। तुम्हारे पिता, उन्हें 3 हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा। यह खबर एक शारीरिक प्रहार की तरह लगी। सब कुछ के बावजूद मीरा ने कभी भी अपने माता पिता के लिए खतरे की उम्मीद नहीं की थी। वह ठीक है, वह ठीक हो रहा है। यह एक हल्का दौरा था, भगवान का शुक्र है, लेकिन इसने उसे बदल दिया। यह अब का कहतर है, इस पर ही बारी बात करके बात हो रहा। मीरा, इसने हमें बदल दिया। मां की आवाज कांप रही थी। हमने एक भयानक गलती की। हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ऋषिकेश की यात्रा की तरह यह बातचीत घर आने और प्रिया को लाने के अनुरोध के साथ समाप्त हुई ताकि वे फिर से एक परिवार बन सकें। मां ने वादा किया कि अब सब कुछ अलग होगा, कि उन्होंने प्यार पर प्रतिष्ठा को चुनने में अपनी गलती का एहसास किया था। हमने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है, उसने कहा। हम कॉलेज की फीस में मदद करेंगे। तुम्हारे पिता अपनी पोती को जानना चाहते हैं। लेकिन स्पष्ट गर्मी और ईमानदारी के माध्यम से मीरा ने ऋषिकेश के साथ बातचीत के समान कुछ महसूस किया। मां ने एक गर्भवती बेटी को बरसात के मौसम में बाहर निकालने के लिए माफी नहीं मांगी। दिए गए घाव की कोई स्वीकृति नहीं थी, केवल उनकी शर्तों पर सामान्य स्थिति में लौटने की इच्छा थी। फोन के बाद मीरा ने रत्ना को कागज के टुकड़ों का उपयोग करके प्रिया को विभिन्न प्रकार के पत्तों के आकार के बारे में समझाते हुए पाया। हालांकि अब जून है, मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा, उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। वे चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं। रत्ना ने ऊपर देखा, उसका भाव तटस्थ रहा। और तुम वापस जाना चाहती हो? मुझे नहीं पता। मीरा एक कुर्सी पर धंस गई। प्रिया को कुशलता से कागज के टुकड़ों में हेरफेर करते हुए देख रही थी। मेरा एक हिस्सा उन्हें याद करता है, वे मेरे माता पिता हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा याद करता है कि मैं बारिश में कैसे खड़ी थी, बिना किसी आश्रय के। लोग बदल सकते हैं, रत्ना ने स्वीकार किया। सवाल यह है कि क्या वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करने के लिए पर्याप्त बदल गए हैं जैसे तुम हो, न कि जैसा वे तुम्हें देखना चाहते हैं। उसने कागज के टुकड़े नीचे रखे और मीरा को ध्यान से देखा। क्या तुम वापस जाना चाहती हो क्योंकि तुम उन्हें याद करती हो, या क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक सामान्य परिवार ऐसा ही होना चाहिए? यह सवाल अप्रत्याशित ताकत से टकराया। मीरा ने इतने साल अपने माता पिता की सामान्यता की सीमाओं में फिट होने की कोशिश में बिताए थे। उनकी धार्मिक अपेक्षाएं, उनके सामाजिक मानक, उनकी सफलता की दृष्टि, यहां तक कि उसकी गर्भावस्था का मूल्यांकन मुख्य रूप से प्रतिष्ठा के चश्मे से किया गया था। उस रात मीरा ने अपने पुराने घर का सपना देखा, बेदाग, साफ, खामोश, फर्नीचर पर प्लास्टिक के कवर और एक पारिवारिक तस्वीर जिसमें हर कोई सही ढंग से मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें खाली थीं। उसने इसकी तुलना रत्ना के घर से की। अराजक, गर्म, किताबों,
नमूनों और जीवन के सबूतों से भरा हुआ। एक दुनिया में जो मायने रखता था वह उपस्थिति और शिष्टाचार था, दूसरी दुनिया में केवल सच्चाई। अगले हफ्ते ऋषिकेश और उसके माता पिता एक ही समय पर घर पर पहुंचे। अतीत और वास्तविकता का एक टकराव जिससे मीरा डरती थी और साथ ही जानती थी कि यह अपरिहार्य है। रत्ना ने उनके आगमन के लिए अपनी सामान्य व्यावहारिकता के साथ तैयारी की। मुख्य क्षेत्र को साफ करना, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों और संग्रहों को दिखाई देना छोड़ना। मैं कौन हूं? उसने कहा जब मीरा ने अधिक अजीब प्रदर्शनों को हटाने का सुझाव दिया। और तुम कौन बन गई हो यहां रहकर? दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। माता पिता पहले पहुंचे। उनकी महंगी फॉर्च्यूनर इस क्षेत्र की साधारण पृष्ठभूमि के खिलाफ विदेशी लग रही थी। मां सावधानी से बाहर निकली, ऐसे कपड़े पहने जैसे वह फूलों की पोशाक और कार्डिगन में एक पूजा में जा रही हो। स्थिति की सादगी के बावजूद पिता धीरे धीरे चले। दिल के दौरे के परिणाम उनके सतर्क आंदोलनों और पीलापन में पढ़े जा सकते थे। घर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी मीरा ने उम्मीद की थी। आदिम परिस्थितियों के प्रति बुरी तरह से छिपी हुई घृणा, रत्ना के संग्रहों पर भ्रमित नजर, एक मजबूर मुस्कान जो कहती थी कि वे सहन कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं ले रहे हैं। तो यहीं तुम रहती हो? मां ने तटस्थ लगने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन निंदा को छिपा नहीं सकी। तो यहीं हमें शरण मिली, मीरा ने धीरे से ठीक किया, जब जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। प्रिया से परिचय अजीब लेकिन मार्मिक था। उनकी सभी कमियों के बावजूद माता पिता अपनी पोती को देखकर ईमानदारी से प्रभावित हुए। प्रिया, जो अब आत्मविश्वास से बैठ रही थी और वस्तुओं को पकड़ रही थी, ने नए लोगों को खुली जिज्ञासा से देखा। वह सुंदर है, मां ने फुसफुसाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नाक तुम्हारी है मीरा। 1 घंटे बाद जब ऋषिकेश आया तो स्थिति और भी जटिल हो गई। वह अपने माता पिता को साथ लाया, एक अप्रत्याशित अतिरिक्त जिसने तुरंत गतिशीलता को बदल दिया। अचानक घर 3 समूहों के वयस्कों से भर गया, जिनमें से प्रत्येक की मीरा और प्रिया के भविष्य के लिए अपनी योजनाएं थीं। ऋषिकेश के माता पिता स्पष्ट रूप से भीतरी इलाकों में असहज थे, लेकिन उन्होंने सहायक दिखने की कोशिश की। उसकी मां बच्चों के कपड़े और खिलौने लाई, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के साथ सौंप दिया जो एक बड़ा उपहार दे रहा हो। हम अपनी पोती के जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसने मीरा के माता पिता को देखते हुए सार्थक रूप से कहा। क्षेत्रीय उपपाठ बहुत स्पष्ट था। रत्ना ने वैज्ञानिक अलगाव के साथ विकसित हो रहे नाटक को देखा, कॉफी और साधारण नाश्ता परोसा, लेकिन शायद ही कभी हस्तक्षेप किया। फिर भी उसकी उपस्थिति भावनात्मक धाराओं के बीच मीरा के लिए एक लंगर बन गई। बाद की चर्चा बहुत ही रेवेलेतुर निकली। मीरा के माता पिता ने कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की अगर वह घर लौटती है, लेकिन स्पष्ट शर्तों के साथ। पूजा में भाग लेना, उचित व्यवहार और एक मौन समझौता कि उसकी गलती को स्वीकार करने के बजाय विनम्रता से नजरअंदाज किया जाएगा। ऋषिकेश के माता पिता ने एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जो अधिक प्रगतिशील लग रहा था, लेकिन उतना ही नियंत्रित करने वाला था। मीरा और ऋषिकेश को शादी करनी चाहिए जैसे वे युवा थे, और दोनों परिवार उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगे। उनकी योजना का तात्पर्य था कि मीरा पहले उसकी शिक्षा का समर्थन करेगी और उसके लक्ष्य बाद तक के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। इन वार्ताओं के दौरान प्रिया चिड़चिड़ी होने लगी, विदेशी आवाजों और तनाव से अभिभूत। बिना कुछ कहे रत्ना शांति से उसे बरामदे में ले गई, मीरा को खत्म करने के लिए जगह दी। मैं आप सभी के प्रस्तावों की सराहना करती हूं, मीरा ने अंततः दोनों पारिवारिक योजनाओं को सुनने के बाद कहा, लेकिन मुझे इस आधार पर निर्णय लेने की जरूरत है कि प्रिया और मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, न कि आपके लिए क्या अधिक सुविधाजनक है। बेशक प्रिय, मां ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम सिर्फ तुम्हें सही रास्ते पर वापस लाने में मदद करना चाहते हैं। मैं खोई नहीं हूं, मीरा ने एक नए आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। मैं बस एक अलग रास्ते पर चल रही हूं, वह नहीं जो आपने मेरे लिए योजना बनाई थी। मुझे माता पिता छात्रों के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के छात्रवृत्ति कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया है। रत्ना ने मुझे तैयारी में मदद की। यह बयान एक स्तब्ध खामोशी में लटका रहा और फिर आपत्तियों की एक झड़ी लगा दी। लेकिन यह घर से बहुत दूर है। पिता के रूप में ऋषिकेश की भूमिका के बारे में क्या? हमने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है। मीरा ने अपना हाथ उठाया, एक ऐसा इशारा
जिसे उसने रत्ना से बेकार तर्कों को रोकने के लिए अपनाया था। प्रिया और मैं ठीक करने के लिए एक समस्या नहीं है और न ही छिपाने के लिए एक शर्मिंदगी, उसने दृढ़ता से कहा। हम एक परिवार हैं, बस वैसा नहीं जैसा आपने उम्मीद की थी। जब प्रिया के रोने की असली आवाज बरामदे से आई तो बातचीत स्वाभाविक रूप से बाधित हो गई। मीरा रत्ना के पास बाहर गई और अपनी बेटी को एक परिचित सहजता से अपनी बाहों में ले लिया। तुमने अच्छा किया, रत्ना ने धीरे से कहा, ताकि केवल मीरा ही सुन सके। अपने दम पर खड़ी रहीं। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर डूबने लगा। हालांकि इस समय यह कभी भी पूरी तरह से अस्त नहीं होता। मेहमान जाने की तैयारी करने लगे। चर्चा एक गतिरोध पर पहुंच गई थी और सभी सहमत थे कि उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए। जाने से पहले मीरा के पिता ने बरामदे पर उससे अकेले में बात करने के लिए कहा। वह छोटा लग रहा था, अब उस डरावने आदमी जैसा नहीं था जिसने कुछ महीने पहले उसका सामान भीगे हुए आंगन में फेंक दिया था। मैं सही नहीं था, उसने सरलता से कहा, और शब्द उसके लिए मुश्किल थे। इस दिल के दौरे ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे सभी निर्णयों को समझता हूं, लेकिन उसने प्रिया को देखा जो अब मीरा की बाहों में शांत थी। मैं अपनी बेटी और अपनी पोती को गर्व के कारण खोना नहीं चाहता। यह एक पूर्ण सुलह नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी उसके किसी भी माता पिता से अपराध की पहली सच्ची स्वीकृति। जब कारें दूरी में गायब हो गईं, तो मीरा को एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। बातचीत कठिन और उम्मीदों के विपरीत थकाऊ थी, लेकिन पहली बार वह अपनी सीमाओं को बनाए रखने में सक्षम थी। तुमने मुझे छात्रवृत्ति के बारे में नहीं बताया, रत्ना ने आखिरी कार को गायब होते हुए देखते हुए टिप्पणी की। मुझे कल ही पता चला, मीरा ने स्वीकार किया। मैं आज रात आपको बताने की तैयारी कर रही थी। रत्ना ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जो गर्व जैसा था। एक अच्छा कार्यक्रम। उनका पर्यावरण विज्ञान संकाय हाल के वर्षों में काफी सुधरा है। देर रात जब प्रिया सो गई, अंतहीन गर्मी की गोधूली ने घर को एक नरम सुनहरी रोशनी में ढक दिया। मीरा और रत्ना बरामदे पर दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए बैठी थीं। ये सभी लोग, मीरा ने विचारपूर्वक कहा, उन्होंने मेरे भविष्य के अलग अलग संस्करण पेश किए। हर कोई आश्वस्त था कि वे सबसे अच्छा जानते हैं। और तुम क्या सोचती हो? रत्ना ने पूछा। मीरा ने सोचा, जंगल के ऊपर घूमते हुए हॉर्नबिल के एक जोड़े को देख रही थी। मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया बनाने की जरूरत है। अतीत से सब कुछ अस्वीकार नहीं करना है, लेकिन इसे मुझे सीमित भी नहीं करने देना है। वह रत्ना की ओर मुड़ी। आपने मुझे सिर्फ एक आश्रय से ज्यादा दिया है। आपने मुझे एक परिप्रेक्ष्य दिया है, दुनिया को देखने का एक और तरीका। सबसे अच्छी वैज्ञानिक खोजें तब होती हैं जब आप परिचित चीजों को नई आंखों से देखते हैं, रत्ना ने जवाब दिया। शायद एक बेहतर जीवन भी वैसा ही है। हॉर्नबिल ने एक दूसरे को पुकारा। उनकी आवाजें पूरी घाटी में गूंज उठीं। दूरी में पहाड़ अपरिवर्तित अभिभावकों के रूप में खड़े थे, सभी मानवीय नाटकों के गवाह। तुम जो भी फैसला करो, रत्ना ने धीरे से कहा। यह घर हमेशा एक ऐसी जगह रहेगा जहां तुम हमेशा लौट सकती हो। एक अनिश्चित दुनिया में स्थिरता। यह सीधे मैं तुमसे प्यार करती हूं या तुम अब परिवार हो नहीं था, लेकिन रत्ना एक वैज्ञानिक और उत्तरजीवी द्वारा बोले गए। इसका शायद और भी मतलब था। बिना शर्त के अपनेपन का वादा, बिना निर्णय के स्वीकृति। मीरा ने उसके खुरदुरे हाथ को संक्षेप में दबाया। धन्यवाद, उसने सरलता से कहा। उनके ऊपर हॉर्नबिल ने अपना नृत्य जारी रखा। काले पंख केरल की गर्मी के आकाश की अंतहीन रोशनी की पृष्ठभूमि के खिलाफ। केरल में गर्मी, लंबे धूप वाले दिन और घर के चारों ओर जंगल में एक जीवंत जीवन लेकर आई। जंगल के फल पक गए, घास के मैदानों में फूल खिले, जानवर मौसम की प्रचुरता का लाभ उठाने में व्यस्त थे। इसी तरह प्रकृति विकास की छोटी अवधि की भरपाई करती है, रत्ना ने समझाया। एक सख्त समय सीमा में उत्पादकता का विस्फोट। मीरा के लिए यह निर्णय और तैयारी का समय था। भारतीय विज्ञान संस्थान में स्वीकृति और माता पिता छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ भविष्य और स्पष्ट हो गया, लेकिन अभी भी व्यावहारिक समस्याएं थीं। आवास, चाइल्ड केयर, परिवहन और उसके माता पिता और ऋषिकेश के साथ कठिन रिश्ते। एक समय में एक समस्या का समाधान करो, रत्ना ने सलाह दी,
जब वे मेज पर विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को छांट रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण से शुरू करो, आवास। विश्वविद्यालय ने पारिवारिक अपार्टमेंट की पेशकश की, लेकिन वे कम थे और सब्सिडी के साथ भी वे महंगे थे। विकल्पों पर विचार करने के बाद रत्ना ने अचानक सुझाव दिया, मेरे पास बेंगलुरु में एक छोटा सा घर है। उसने स्वीकार किया, मैं इसे वर्षों से किराए पर दे रही थी। वर्तमान किराएदार अगस्त में चले जाएंगे। तुम और प्रिया वहां रह सकते हो। आपके पास शहर में एक घर है। मीरा हैरान थी, लेकिन आपने हमेशा कहा है कि आप शहरी वातावरण से नफरत करती हैं, इसीलिए मैं वहां नहीं रहती। रत्ना ने रूखेपन से जवाब दिया, मैंने इसे तब खरीदा था जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। इसे एक निवेश के रूप में रखा, कभी कभी बरसात के मौसम के शोध के लिए एक आधार के रूप में। यह प्रस्ताव उदार था, बहुत उदार। मीरा ने सोचा, मैं बस आपका घर नहीं ले सकती रत्ना जी, मैं किराया दे सकती हूं। इसे अपनी छात्रवृत्ति का हिस्सा समझो। रत्ना ने हाथ हिलाया। वैज्ञानिक शिक्षा में एक निवेश। वैसे भी घर बस खाली खड़ा रहेगा, बिना किसी काम के। बहुत चर्चा के बाद वे एक समझौते पर पहुंचे। मीरा एक प्रतीकात्मक किराया देगी जो उसकी पढ़ाई के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा और घर की देखभाल को भुगतान के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। आवास की समस्या हल होने के साथ प्रिया की देखभाल अगली प्राथमिकता बन गई। विश्वविद्यालय के चाइल्ड केयर सेंटर में एक कतार थी, लेकिन एक छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता और अविवाहित मां के रूप में मीरा की स्थिति ने उसे प्राथमिकता दी। हालांकि केंद्र के संचालन के घंटे हमेशा उसके कार्यक्रम के अनुरूप नहीं थे। यह समस्या बेंगलुरु में घर के निरीक्षण के दौरान अप्रत्याशित रूप से हल हो गई। घर सादा लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ था, विश्वविद्यालय से बहुत दूर नहीं था। रत्ना ने आलोचनात्मक दृष्टि से घर के चारों ओर देखा। नीचे 2 बेडरूम, ऊपर एक कार्यालय। उसने कमरों से गुजरते हुए टिप्पणी की, पौधों के लिए अच्छी रोशनी, मानकों के हिसाब से एक सभ्य आकार का आंगन। वह रसोई में रुक गई, मेज पर अपनी उंगली से थपथपाई। गैरेज को एक कार्य क्षेत्र में बदला जा सकता है। मैं लंबे समय से अपनी फील्ड डायरियों को ठीक से व्यवस्थित करना चाहती थी। मीरा ने उसे घूर कर देखा। आप भी यहां रहने के बारे में सोच रही हैं? रत्ना अजीब लग रही थी, जैसा कि हमेशा होता था जब बातचीत व्यक्तिगत हो जाती थी, पूरी तरह से नहीं। लेकिन शायद शैक्षणिक वर्ष के दौरान भीतरी इलाकों में घर बरसात के मौसम में मुश्किल होता है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। उसने अत्यधिक एकाग्रता के साथ एक अलमारी के दरवाजे को समायोजित किया। वैसे भी किसी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब चाइल्ड केयर सेंटर शाम 5 बजे बंद हो जाए तो प्रिया की वैज्ञानिक शिक्षा में कोई कमी ना हो। यह स्वीकार करने के जितना करीब था कि रत्ना उनसे अलग नहीं रह पाएगी। मीरा के लिए, जो बूढ़ी औरत को भीतरी इलाकों के घर में अकेला छोड़ने के बारे में चिंतित थी, यह एक आदर्श समाधान था। हालांकि यह मुश्किलों के बिना नहीं होगा। उसने जोर से सोचा, हम एक दूसरे को पागल कर देंगे। रत्ना ने अप्रत्याशित सीधेपन के साथ जवाब दिया, भीतरी इलाकों के घर की तुलना में अधिक संकीर्ण परिस्थितियों में रहना, लेकिन अब तक हम सफल रहे हैं। स्पष्ट सीमाएं और सीधी संचार मदद करनी चाहिए। और इस तरह योजना बन गई। शैक्षणिक वर्ष के दौरान बेंगलुरु में एक साझा घर और सप्ताहांत और गर्मियों में यदि संभव हो तो भीतरी इलाकों के घर में। इसने मीरा को अपनी पढ़ाई के दौरान प्रिया के साथ समर्थन दिया और रत्ना को उन महीनों में दोस्ती और उद्देश्य दिया जब उसका क्षेत्र अनुसंधान मौसम द्वारा सीमित था। इन सभी तैयारियों के दौरान मीरा ने अपने माता पिता और ऋषिकेश के साथ एक सतर्क संपर्क बनाए रखा। रिश्ते धीरे धीरे बदल रहे थे। सीमाओं का परीक्षण और संशोधन किया जा रहा था। माता पिता ने सुलह की दिशा में शर्मीले कदम उठाए। मीरा और प्रिया को एक पूजा के बाद एक साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। अजीब लेकिन उत्तरोत्तर ईमानदार पिता स्वास्थ्य समस्याओं से विनम्र होकर मां से ज्यादा कोशिश कर रहे थे, जो अभी भी अपनी बेटी के स्वतंत्र निर्णयों को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर तुम घर लौट आती तो हम और मदद कर सकते थे, मां ने बार बार सुझाव दिया। यह नहीं समझ पा रही थी कि मीरा ने एक अलग रास्ता क्यों चुना जब खोए हुए बच्चे का विकल्प उपलब्ध था। मैं ठीक होने के लिए वापस नहीं आ रही हूं, मीरा ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से समझाया। मैं कुछ नया बना रही हूं मां, आप इसका हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन मैं वापस वह नहीं बन सकती जो मैं पहले थी।
ऋषिकेश उनके जीवन में एक जटिल व्यक्ति बना रहा। पहली यात्रा के बाद वह कई बार और आया। धीरे धीरे प्रिया को पकड़ना, उसके संकेतों को समझना, उसके जीवन का हिस्सा बनना सीख रहा था। वह उसके पहले जन्मदिन पर मौजूद था। भीतरी इलाकों के घर में श्री मेनन, दिया जो कोच्चि से आई थी, और अन्य लोगों के साथ एक छोटा सा उत्सव जो उनके मंडली का हिस्सा बन गए थे। मीरा ने उसे प्रिया के साथ बातचीत करते हुए देखा। ईमानदार प्रयासों और पालन पोषण की रोजमर्रा की वास्तविकताओं की मौलिक गलतफहमी दोनों को ध्यान में रखते हुए वह प्रयास करता है। श्री मेनन ने अपनी एक यात्रा के दौरान टिप्पणी की, जब वे ऋषिकेश को प्रिया के लिए एक ब्लॉक टावर बनाने की कोशिश करते हुए देख रहे थे। अपूर्ण लेकिन प्रयास। क्या यह काफी है? मीरा ने सोचा। यह तुम पर निर्भर है, श्री मेनन ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, परिवार अलग अलग हो सकते हैं। कोई हर दिन हर नाश्ते में मौजूद होता है, कोई केवल विशेष अवसरों पर, कम महत्वपूर्ण नहीं लेकिन अलग। इस परिप्रेक्ष्य ने मीरा को अपनी अपेक्षाओं को फिर से व्यवस्थित करने में मदद की। ऋषिकेश शायद कभी भी वह रोजमर्रा का पिता नहीं होगा जिसकी उसने उम्मीद की थी, लेकिन वह कुछ और हो सकता है। एक कनेक्शन, एक दृष्टिकोण, प्रिया के जीवन का एक हिस्सा जो तस्वीर को पूरा करने के बजाय पूरक है। जैसे जैसे शरद ऋतु नजदीक आ रही थी और विश्वविद्यालय की तैयारी हो रही थी, एक अप्रत्याशित पत्र आया। प्रेषक का पता एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका की ओर इशारा कर रहा था, जहां रत्ना ने वर्षों पहले प्रकाशित किया था। वे मेरे कुछ शोधों को फिर से प्रकाशित करना चाहते हैं, उसने आश्चर्य और संदेह के मिश्रित भाव के साथ पढ़ने के बाद समझाया। ऐसा लगता है कि 90 के दशक में मेरे अवलोकन वर्तमान जलवायु मॉडल के अनुरूप हैं। वे इसे दूरदर्शी और अपने समय से आगे कह रहे हैं। यह अद्भुत है, मीरा ने कहा। आपके काम को मान्यता मिलेगी? रत्ना ने कंधे उचकाए। लेकिन यह देखना आसान था कि वह खुश थी। उदासीनता का प्रयास करने के बावजूद विज्ञान देर सबेर पकड़ लेता है। सच्चाई की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। पत्रिका की रुचि ने रत्ना में कुछ जगा दिया। वैज्ञानिक समुदाय के साथ एक संबंध जिसे उसने दशकों पहले तोड़ दिया था। उसने शोधकर्ताओं के साथ पत्राचार करना शुरू कर दिया, नवीनतम प्रकाशनों का अध्ययन किया, और यहां तक कि जलवायु पर एक पॉडकास्ट के लिए, एक दूरस्थ साक्षात्कार के लिए भी सहमत हो गई। वे मेरे वर्तमान शोध के बारे में पूछते रहते हैं। उसने एक शाम एक पत्र के जवाब को देखते हुए बड़बड़ाया, जैसे कि अलगाव अवलोकनों का अवमूल्यन करता है। उन्हें क्यों नहीं दिखाते? मीरा ने सुझाव दिया। आपकी डायरियां, वे वर्तमान डेटा हैं, वे मूल्यवान हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय जंगलों में तीव्र परिवर्तनों के साथ। और कौन उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करेगा? मुझे अकादमिक खेलों या अनुदान आवेदनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरा ने सुझाव दिया, मेरी पढ़ाई के हिस्से के रूप में हम आपकी टिप्पणियों को डिजिटल कर सकते हैं। एक तरह से लोका आपको बात करते हैं, डायरियों से एक डेटाबेस बना सकते हैं। यह एक स्वतंत्र परियोजना हो सकती है। रत्ना ने सोचा, भूरे बालों की एक लत से खेलते हुए, इसके लिए संकाय से एक क्यूरेटर की जरूरत होगी, एक आधिकारिक शोध संरचना। श्री मेनन ने उल्लेख किया कि पारिस्थितिकी संकाय के संतोष उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र में अनुभव वाले एक सहायक की तलाश में है। मीरा मुस्कुराई। मैं संयोग से किसी को जानती हूं जिसने मुझे महीनों तक उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में प्रशिक्षित किया है। इस बातचीत ने एक और बीज बोया, एक पीढ़ीगत रूप से एकीकृत परियोजना। रत्ना के दशकों के सूक्ष्म अवलोकनों से मीरा के अकादमिक विकास की नींव बनेगी, जो अनुसंधान के अतीत और भविष्य को जोड़ेगी। अगस्त में बेंगलुरु जाने की तैयारी सुचारू रूप से चल रही थी। घर साफ हो गया था, आंशिक रूप से सुसज्जित था। विश्वविद्यालय में नामांकित प्रिया की देखभाल का आयोजन किया गया था। जो बचा था वह भावनात्मक तैयारी थी, एक अप्रत्याशित आश्रय से एक संरचित भविष्य में संक्रमण। जाने से पहले आखिरी रात मीरा ने रत्ना को चमेली के कमरे में पाया। अंतरिक्ष महीनों में बदल गया था। सब कुछ अभी भी एक अलग समय के बच्चों के कमरे के रूप में पहचानने योग्य था, लेकिन छोटे बदलावों के साथ जो जमे हुए दोहक के बजाय उपचार को दर्शाते थे। चमेली की तस्वीरें बनी रहीं, लेकिन अब प्रिया की तस्वीरें पास में लटकी हुई थीं। कुछ खिलौने सावधानी से संग्रहित किए गए थे, अन्य नए बच्चे के लिए निकाले गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां कुछ भी बदलूंगी, रत्ना ने बिना मुड़े कहा। वर्षों तक यह एक समय कैप्सूल था, संरक्षित दोहक, और अब
मीरा ने सावधानी से पूछा। अब यह अभी भी चमेली का कमरा है, लेकिन यह सिर्फ एक स्मारक से ज्यादा कुछ हो सकता है। उसने एक शेल्फ पर एक टेडी बियर को समायोजित किया। चमेली अब 36 साल की हो जाएगी। उसके अपने बच्चे हो सकते थे। वह नहीं चाहेगी कि यह तरमा था कमरा हमेशा के लिए जमा रहे। यह स्वीकारोक्ति उस महिला के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन थी जो दशकों से अपने दुहक के साथ जी रही थी, बिना सीधे उसका सामना किए। मीरा समझ गई कि रत्ना को अपनी बेटी की याद को संरक्षित करते हुए नुकसान के साथ अपने संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए कितना साहस चाहिए। धन्यवाद, मीरा ने धीरे से कहा, इसे हमारे साथ साझा करने के लिए और प्रिया को इसकी कहानी का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए। रत्ना ने सिर हिलाया। भावनाओं ने आगे के शब्दों को अनावश्यक बना दिया। बेंगलुरु जाना एक नया अध्याय खोल गया। घर, हालांकि अपरिचित था, ने जल्दी से अपनी लय और अपना चरित्र पाया। मीरा की पढ़ाई शुरू हो गई। उसकी बुद्धि को इस तरह से चुनौती और उत्तेजित किया जो उसके पास गर्भावस्था और मातृत्व के पहले महीनों के दौरान नहीं था। प्रिया ने चाइल्ड केयर सेंटर में खुद को ढाल लिया, सामाजिक कौशल विकसित किया, लेकिन शाम और सप्ताहांत में रत्ना के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा। रत्ना ने खुद शहर में एक सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव किया। स्वतंत्र और कभी कभी कठोर रहते हुए उसने अचानक कनेक्शन पाए। सेवानिवृत्त प्रोफेसर जो उसकी वापसी के बारे में जानते थे, विज्ञान के बारे में बातचीत की मांग की। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उसे दीर्घकालिक अवलोकनों के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने बहुत ही होनहार पारिस्थितिकी के छात्रों को सलाह देना शुरू कर दिया। ये अनौपचारिक बैठकें उनके लिविंग रूम में, जबकि प्रिया पास में खेलती थी, गंभीर छात्रों द्वारा व्याख्यानों से ऊपर महत्व दिया जाने लगा। क्या आपको एहसास है कि आप फिर से पढ़ा रही हैं? मीरा ने एक शाम पूछा। रत्ना की 3 स्नातकोत्तर छात्रों के साथ पीठ जंगलों के बारे में एक गर्मा गर्म चर्चा के बाद। मैं गलतफहमियों को ठीक कर रही हूं, रत्ना ने अपनी सामान्य विनम्रता के साथ जवाब दिया। अगर इसे पढ़ाना माना जाता है तो ऐसा ही हो। जब शरद ऋतु ने बेंगलुरु के चारों ओर के शीशम के जंगलों को सोने से रंग दिया तो घर एक उत्पादक लय में प्रवेश कर गया। सुबह की शुरुआत प्रिया की तैयारी के साथ होती थी, मीरा और रत्ना का एक समन्वित नृत्य। जब मीरा कक्षा के लिए तैयार होती थी तो रत्ना नाश्ता तैयार करती थी, हमेशा इसे एक सबक में बदल देती थी। देखो प्रिया, उसने फलों की ओर इशारा किया, यह जंगल का रामबुतान है, तुम देखती हो? यह उस ड्यूरियन से अलग है जिसे हमने पिछली गर्मियों में तोड़ा था। प्रत्येक का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, अपना इतिहास है। 3 साल की प्रिया ने चौड़ी आंखों से सुना। पहले से ही वही अवलोकन दिखा रही थी जिसने रत्ना के वैज्ञानिक करियर को परिभाषित किया था। उसके खिलौने अक्सर व्यवस्थित पैटर्न में पंक्तिबद्ध होते थे। उसके सवाल सटीक और अंतहीन थे और दुनिया उसके लिए एक विशाल पहेली की तरह लग रही थी। जैसे जैसे बरसात का मौसम नजदीक आया, घर एक ऐसी लय में प्रवेश कर गया जो एक ही समय में अप्रत्याशित और पूरी तरह से प्राकृतिक था। मीरा की अकादमिक सफलता असाधारण थी। रत्ना की टिप्पणियों को डिजिटल बनाने की उसकी परियोजना ने प्रोफेसरों का ध्यान आकर्षित किया। जो एक साधारण स्वतंत्र काम के रूप में शुरू हुआ था, वह उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र पर दीर्घकालिक डेटा का एक संभावित क्रांतिकारी संकलन बन गया। श्री मेनन एक सहायक उपस्थिति बने रहे, अक्सर छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते थे। वह मीरा के लिए एक संरक्षक बन गए, न केवल उसकी पढ़ाई में बल्कि उसके नए जीवन को बनाने की जटिल प्रक्रिया में भी उसकी मदद करते थे। यशिकेश की भागीदारी स्थिर लेकिन सीमित रही। वह हर कुछ महीनों में आता था, प्रिया के लिए उपहार लाता था, एक सच्चा स्नेह दिखाता था, लेकिन रोजमर्रा के माता पिता की जिम्मेदारियों के बिना। मीरा ने इस स्थिति के साथ लंबे समय से शांति बना ली थी, यह महसूस करते हुए कि परिवार अलग अलग हो सकते हैं। उसके माता पिता के साथ सुलह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ी। पिता ईमानदारी से अपनी बेटी के विकल्पों को समझने और समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे, बदल गए। मां अधिक सावधानी से चली, एक कुछ में समझने के लिए एक बत्तूनी पाची को एक में कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बीच ईमानदारी से निकटता के क्षण थे जो मुश्किल से जीते गए लेकिन वास्तविक थे। दिसंबर की एक ताजा शाम को जब बारिश ने बेंगलुरु को ढक लिया, रत्ना ने एक अप्रत्याशित घोषणा की, मुझे एक अतिथि शोधकर्ता पद की पेशकश की गई है।
उसने जानबूझकर तटस्थ स्वर में कहा। विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी संकाय और जलवायु अनुसंधान केंद्र के बीच एक संयुक्त पद। मीरा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। लेकिन आपने हमेशा आधिकारिक अकादमिक पदों से परहेज किया है। रत्ना के होंठ एक तरह की मुस्कान में मुड़ गए। जमाना बदल रहा है और जाहिर तौर पर मेरे दशकों के शोध को अब मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री माना जाता है। उसने अकादमिक शब्दजाल पर अपनी आंखें घुमाईं। यह पद आदर्श था जिससे वह अपने शोध को जारी रख सकती थी, छात्रों को सलाह दे सकती थी और अपनी पसंदीदा जीवन शैली के लचीलेपन को बनाए रख सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उनके असामान्य परिवार के लिए स्थिरता प्रदान की। प्रिया, जो रत्ना द्वारा चुने गए भूवैज्ञानिक नमूनों के संग्रह के साथ खेल रही थी, ने अपना सिर उठाया। नानी रत्ना, क्या आप आज पत्थर दिखाएंगी? नानी शब्द स्वाभाविक रूप से बिना किसी चर्चा के आया था। रत्ना ने उसे ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया था, जैसे उसने एक बार प्रिया को अपने जीवन और अपने दिल में स्वीकार किया था। यहां आओ, रत्ना ने पत्थरों का संग्रह व्यवस्थित करते हुए कहा। नानी तुम्हें दिखाएंगी कि ये पत्थर एक ऐसी कहानी कैसे बताते हैं जो किसी भी मानवीय कल्पना से पुरानी है। जब बरसात के मौसम का अंधेरा उनके बेंगलुरु के घर की खिड़कियों पर दबा तो 3 पीढ़ियां एक साथ बैठीं। एक युवा मां जिसने अपेक्षाओं को चुनौती दी, एक सनकी वैज्ञानिक जिसने मोचन पाया और एक जिज्ञासु बच्चा जो आशा और निरंतरता का प्रतीक था। उनकी कहानी पारंपरिक कथा से बहुत दूर थी। वह भ्रामक, जटिल, अप्रत्याशित मोड़ों से भरी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रेम कहानी थी। एक ऐसा प्यार जिसे चुना गया था, जो बढ़ा और रूपांतरित हुआ। लेकिन अंत में क्या यही परिवार का असली मतलब नहीं है? हाँ,